धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, इसलिए मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। आइए हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शशि मैम को बुलाना चाहूंगा। शशि मैम, आपका तबीयत ठीक है? शशि मैम सुन पा रही हैं? शायद मैम तक आवाज नहीं जा रही है। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, आपका तबीयत ठीक है क्या? हाँ जी सर, मेरी तबीयत ठीक है सर। आप कैसे हैं? एकदम ठीक है। ठीक है, आप खाना बना रही हैं तो खाना बना लीजिए। नहीं, मैं खाना बना चुकी हूँ। बोलिए सर। तो आप कुछ पेशेंट के बारे में बताइए ना। आपने पटनायक सर के पास कुछ पेशेंट देखे होंगे, कुछ हेतु लक्षण कुछ बताइए। हाँ सर, पेशेंट तो देखे थे, बट ये है कि जैसे बहुत ज्यादा उनके कॉजेज नहीं निकल पाए थे, बिकॉज मुझे तेलुगु तो आती नहीं, और वहाँ पर जो मतलब पेशेंट्स थे वो बहुत ज्यादा मतलब अच्छी इंग्लिश नहीं थी उनकी कि आप उनसे प्रॉपरली इंग्लिश में बात कर सके। बस उनकी कंप्लेन निकल कर आती थी। जैसे जब फर्स्ट टाइम बच्चों के लिए गई थी, मतलब लड़कियां थी, तो उस टाइम तो पीसीओडी वगैरह के केसेस थे। तो आजकल वही सबका रहता है, तो जंक फूड फास्ट फूड खाना वगैरह है, और हर किसी में रात्रि जागरण वगैरह मिलता है, या कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है, ये जो कॉमन कॉजेज हैं। और बेगावरोध की हिस्ट्री जब पूछो तो मेजोरिटी लोग सर ना कर देते हैं, बट अगर मैं ऐसा सोचूं तो बेगावरोध की हिस्ट्री तो एटलीस्ट लेडीज में तो रहती ही है कि भाई आप बाहर हो जहाँ पर वॉशरूम नहीं है, तो उस तरह की प्रॉब्लम होती है। और इंसान के जो मानसिक वेग हैं, इंसान उनको भी सही तरीके से चैनलाइज नहीं कर पाता है, तो वो भी एक हेतु होते हैं। जैसे जो षड्रिपु अपने यहाँ कहे गए हैं कि काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मात्सर्य है, और काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, और एक और चीज है। तो काम क्रोध षड्रिपु है तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, मद भी है शायद। हाँ, मद, मात्सर्य। तो ये जो षड्रिपु होते हैं, तो ये षड्रिपु हर किसी अंदर किसी न किसी फॉर्मेट में रहते हैं, और मतलब किसी फॉर्मेट मतलब ज्यादा रहते हैं। तो जैसे मैंने एक चीज देखा है, जो लोग के अंदर ईर्ष्या बहुत ज्यादा होती है, ईर्ष्या होगी तो जेलसी व आयुर्वेद मतलब उसको धर्मशास्त्र में हमारा षड्रिपु कहते हैं। तो कंपैरिजन जो लोग बहुत ज्यादा करते हैं वो हमेशा असंतुष्ट रहेंगे,
और जब भी असंतुष्ट रहेंगे तो वो बहुत ज्यादा बीमारियों कॉज करेंगे। जैसे असंतोष में मैंने पीसीओडी वगैरह के केसेस जो देखे हैं, उसमें अधिकतर रहा है कि कुछ लोग के अंदर ईर्ष्या की वजह से असंतोष है, कुछ लोग की के अंदर किसी और वजह से असंतोष है, तो अनसेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से किसी भी फॉर्मेट में, और बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड है। चाहे कंपैरिजन करके अनसेटिस्फाइड होते हैं, चाहे अपनी सराउंडिंग की, मतलब कोई कुछ बोलता है। जैसे कल आपने केस दिखाया था उस बच्चे वाला, जो दो भाई थे कि उनके बीच में कंपैरिजन था, इसलिए उसको मतलब ओसीडी की प्रॉब्लम हुई थी। तो ऐसे मैंने पीसीओडी वगैरह के केस में भी देखा है कि इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, या कई बार इनफर्टिलिटी के केस में भी इस तरह की चीजें आती हैं। और फाइब्रॉइड वगैरह के केस में भी इस तरह का देखा है, जिन लोग के अंदर बहुत जलन होती है, हर चीज को बहुत कंपेयर करते हैं, दिखते सोफिस्टिकेटेड हैं। जैसे हमारे यहाँ मतलब स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर एक चीज बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बीमारियों का जड़ होता है। जो स्पिरिचुअल लेवल पर जाएंगे तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट वर्ड यूज करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि आपका ब्रेन अलग कुछ सोच रहा है और आपका हार्ट अलग कुछ सोच रहा है। मतलब ब्रेन किसी चीज को सही मानता है, हार्ट किसी चीज को सही मानता है। जब किसी भी इंसान के अंदर इस तरह की चीजें होती हैं, तब उसको बीमारी कॉज होगी। मैं उसका सिंपल वे में ऐसे समझती हूँ कि ब्रेन ने कुछ बोला, उसके फेवर में कुछ बॉडी की सेल्स तैयार हुई, हार्ट ने कुछ बोला, उसके फेवर में बॉडी की कुछ सेल्स तैयार हुई। अगर अगर दोनों के साथ सिंक्रोनाइजेशन आपस में ही, तो दोनों एक दूसरे से लड़ेंगी, एंड दैट इज सो कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसीज। की बॉडी ही अपनी बॉडी के खिलाफ जो लड़ना शुरू करती है। तो ऑटो इम्यून डिसीज की मेन जो वजह है वो ये चीज है। और ये स्पिरिचुअल साइंस में हमारे यहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट वर्ड का शायद गीता से है कि या उसके भी पहले से है, ये मुझे नहीं बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि बहुत पहले मैंने पढ़ा था तो मुझे समझ में नहीं आया था। मतलब 20-25 साल पहले एक बार कॉन्फ्लिक्ट वर्ड पढ़ा था कि कॉन्फ्लिक्ट बीमारियों का जड़ कैसे बनता है। तो होता क्या है कि हर इंसान को पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, बट हम अपनी जो बुद्धि इंद्री है, उस बुद्धि इंद्री को सही से यूज नहीं करते हैं। और तो ब्रेन के अंदर मतलब सिस्टम चलने लगता है। जैसे मैं योग में एक बहुत चीज करती हूँ कि सर आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, आप बोलिए, बहुत सब सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए। हाँ, तो योग के अंदर एक चीज होती है कि जैसे योग को लोगों ने बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया था। योग का एक सिंपल सा वर्ड तो ये था कि स्थिरम सुखम आसनम। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे फिर आप हाथ पैर यूं टेढ़े मेढ़े क्यों करवाते हो? तो हाथ पैर टेढ़े मेढ़े इसलिए करवाते हैं कि हकीकत ये होती है कि अगर हम किसी को बोलते हैं आप सुखासन में ही बैठ जाओ मान लो, तो सुखासन में भी इंसान सही से नहीं बैठ सकता, मतलब हिलता डुलता रहेगा लगातार। पद्मासन में एक चीज है कि पद्मासन में अगर आप बैठ गए तो आप बहुत ज्यादा हिलडुल नहीं सकते हो, लेकिन पद्मासन में बैठने के लिए आपके शरीर में उतना दम हो, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तभी आप बैठ पाओगे। तो जैसे सदगुरु जी ने भी कहा था कि एक बड़ी अच्छी सी बात उनकी मुझे लगी थी, 2-4 साल पहले सुना था कि आपका लाइफस्टाइल चाहे जो हो, आप दिन के 3 घंटे ऐसा है कि बिल्कुल सीधा बैठिए। चाहे अपने ऑफिस की चेयर पर ही बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर 90 डिग्री की तरह एंगल पर जब आप बैठेंगे, तो बॉडी में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो बहुत प्रॉपर होता है। अगर पूरे टाइम नहीं पॉसिबल है, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम टेढ़ा मेढ़ा बैठेंगे ही, टेढ़ा मेढ़ा करेंगे ही, तो दिन के एटलीस्ट 3 घंटे बैठे। मैं उसको सिंपल मैथ की लैंग्वेज में कहती हूँ कि नाली जितनी सीधी होगी उतना बढ़िया से पानी का फ्लो होगा। अगर नाली टेढ़ी मेढ़ी होगी, जैसे उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कहीं पर कुछ कचरा जमा है तो उसमें ब्लॉकेज है, हम अपना आयुर्वेद का सिस्टम से लेके कोई ग्रंथि हुआ या वात की वजह से वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई, तो नाड़ी अगर जो नालियां हैं हमारी बॉडी की, कि नाड़ी तो धमनी सिरा कहा गया है, इस डल्हन ने कहा है, किसने कहा मुझे नहीं याद है, किसी का कोटेशन था, नाड़ी तो धमनी सिरा। तो अगर नाड़ी जितनी सीधी होगी, लाइन जितनी अच्छे से होगी, क्लीन सी होगी, उतना प्रॉपरली चीजें ब्लड फ्लो करेगा और उतना ही बॉडी डिसीज फ्री रहेगी। तो इसलिए सीधा बैठना होता है। तो उस वजह से जब आसन भी करने लगते हैं, क्योंकि पहले तो यम नियम है, यम नियम में जो भी पालन है अगर उसको करके योग किया जाए, तो एक साइंटिस्ट है राम गोपाल जी, उनका मुझे आगे का टाइटल नहीं पता, सर आपके महाराष्ट्र के ही हैं। वो जब योग करवाते हैं, साइंटिस्ट भी हैं वो, और योग वो जब करवाते हैं सर, तो वो कहते हैं मैं विद इन 1 मंथ रिजल्ट लाता हूँ। तो वो नॉर्मल सिंपल वे में कभी योग नहीं कराते। जैसे हम लोग आते हैं तो कहते हैं चलो भाई एंटी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एंटी रोमेटिक ग्रुप से फर्स्ट पार्ट से पौनमुक्तासन पार्ट 1 से शुरू कर दो। वो ऐसे नहीं करवाते। जो कोई भी उनके पास आता है उसको पहले वो साल भर का टाइम देते हैं कई बार, कि आप यम और नियम पूरी तरीके से पालन कर लीजिए, और यम नियम का पालन करके मेरे पास जब आएंगे तब मैं आपको योग करवाऊंगा।
और वाकई तब रिजल्ट आता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने केस में क्या किया, जब भी किसी पेशेंट को कराती हूँ तो मैं सिंपल बोलती हूँ इजिली डाइजेस्टेबल डाइट खाना है, रात्रि जागरण वगैरह नहीं करना है, कोई भी भारी चीजें नहीं खाएंगे, कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होने पाए, इस बात का ख्याल रखिए। तो 100 किलो की जो लेडी पेशेंट रही है, मतलब उनकी हाइट ज्यादा नहीं रही, 5 फुट 4 इंच 5 इंच की हाइट में 100 kg वजन रहा है, वो विद इन 1 मंथ चौकड़ी मार करके जमीन पर बैठी हैं। इतनी बॉडी में उनके फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अगर सिर्फ इतना ही ख्याल रखें कि हमको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, हम बहुत इजीली डाइजेस्टेबल डाइट खाएंगे, तो उससे भी बहुत बढ़िया होता है। और यम नियम को अगर प्रॉपरली फॉलो कर लिया जाए, जैसे उसमें है कि सत्य हिंसा अस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह है, और इधर सच शौच संतोष तप नियम स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान है। तो ये 10 चीजें कहने को तो बड़ी आसान सी होती हैं, बट वाकई ये इनको जब करने बैठिए तो बहुत मुश्किल होती हैं। पर अगर हमारा थॉट प्रोसेस होता है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होने लगती हैं। जब ये थोड़ा थोड़ा होने लगती हैं तो फिर आसन भी धीरे धीरे होने लगते हैं। और आसन के केस में मैं ये बोलती हूँ कि जब आप करिए तो ये मत सोचिए कि इनहेल कर रहे हैं कि एक्सेल कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने सोचा कि मैं इनहेल इस वक्त करना था और इस वक्त एक्सेल करना था, मीन्स उल्टा पुल्टा हो गया, तो उल्टा पुल्टा होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, फिर इस योग का रिजल्ट नहीं आएगा। बॉडी के अंदर खुद की आदत होती है कि उसको किस पोस्चर में इनहेल करना है, किस पोस्चर में एक्सेल करना है, वो खुद अपने आप से बॉडी मैनेज कर लेगी। तो आसन उसी तरीके से स्लो मूवमेंट होने चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, रिदमिक मूवमेंट्स होनी चाहिए। योग में कभी भी जर्की मूवमेंट्स नहीं होती, इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारा खड़बड़ खड़बड़ करते हैं, तो इस तरीके से करिए तब रिजल्ट आते हैं। लेकिन जब प्राणायाम करते हैं, चाहे अनुलोम विलोम कर रहे हैं, चाहे चंद्रभेदी कर रहे हैं, सूर्यभेदी कर रहे हैं, और भी बहुत सारे टाइप हैं योग के करने, मतलब प्राणायाम के, उनको जब आप कर रहे हैं तब प्रॉपर याद रखिए कि भाई इनहेल कर रहे हो तो पेट बाहर जाएगा, एक्सेल कर रहे हो तो पेट अंदर आएगा। हाई बीपी के पेशेंट और स्टमक पेशेंट को कुंभक यानी रोकने वाला नहीं करना है। और लोगों के लिए भी मैं कहती हूँ कि 1:4:2 का रेशियो मत चलाइए। जितना आप प्यार से आराम से अपने को सांस रोक सकते हैं रोकिए, नहीं रोक सकते तो इनहेल करके तुरंत भी एक्सेल आप कर सकते हैं, बट इनहेल जल्दी होना चाहिए और एक्सेल थोड़ा सा आराम से होना चाहिए, इतना ख्याल रखिए। नहीं भी होता कोई बात नहीं है, एटलीस्ट आप करना शुरू करेंगे, शुरुआत किसी तरफ कदम बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे बॉडी एडजस्ट करती है। कई बार कुछ लोग को 2-3 महीने के अंदर भी एडजस्ट हो जाता है, कई लोग को 2-3 साल के अंदर भी एडजस्ट हो जाता है। तो जैसे आज मुझसे किसी ने पूछा कि मैम ये मुद्रा क्यों कराते हो, हमने कहा मुद्रा सिर्फ इसलिए कराते हैं कि मुद्रा से जो वायु होती है हमारे अंदर की, वो मतलब नियंत्रित रहती है मुद्राओं से, और जब वायु नियंत्रित रहेगी तो वायु ही स्वयं भगवान बोला गया है, या वायु से यंत्र तंत्र धरा, तो बीमारियां ठीक होंगी और फिर उसे ध्यान करना आसान हो जाएगा। ध्यान मतलब जो योग की सिंपल सी डिफिनेशन है कि योग चित्त वृत्ति निरोध है। जो चित्त की वृत्तियों का थोड़ा सा भी हम निरोध अगर करना मतलब पॉसिबल हो जाएगा तो हमारे अंदर थोड़ा सा सुकून ज्यादा आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान होता है, सिंपली बैठ जाओ, जो विचार आ रहे हैं आप उनको सिर्फ देखिए, आप उनमें मतलब उसको ज्यादा छेड़िए नहीं, उसको चैनलाइज करने की कोशिश नहीं करिए, बस तटस्थ भाव से देखिए क्या क्या आ रहे हैं। आपका खुद ब खुद ही कुछ टाइम बाद मतलब लगने लगेगा, सुकून लगने लगेगा, क्योंकि हमारी जो या इंसान की बेसिक वृत्ति यही होती है ना, हम कोई काम क्यों करते हैं, सुख के लिए करते हैं। अगर हम योग कर रहे हैं और हमें उससे खुशी नहीं मिल रही है तो फिर मैं कहती हूँ ऐसे लोग को योग मत करिए। अगर ध्यान करने से खुशी नहीं मिल रही, जैसे शिवानी जी बोलती हैं, बीके शिवानी, कि अगर आपको गाली देने से संतोष मिलता है तो गाली दो, लेकिन रहो संतुष्ट रहो सुखी रहो। मीन्स उस लेवल पर आप सोच करके जब किसी काम को करेंगे तब उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये तो सर हम बात कर रहे थे पीसीओडी से पूरा योग पर आ गया। तो सर के यहाँ जो पेशेंट्स देखे थे तो सर ये चीजें थे, और एक दो मतलब आए थे ऊन वाले हीलिंग के, तो दुष्ट व्रण वगैरह के पेशेंट थी, और मतलब बहुत गरीब थे, ओल्ड एज होम का केस था। मतलब वहां पर एक बार ओल्ड एज होम में हम गए थे विजिट करने सर के उसमें, तो वहां पर मैं देख रही थी सर, वो उसमें से पूरा मांस उस दिख रहा था सारी चीजें। और वो पेशेंट इतनी गरीब थी कि मतलब वो सिर्फ सिंपली पानी से धो लेती थी और शायद सरसों तेल लगा लेती थी, और मतलब उसमें वो चल रही थी फिर रही थी सारे काम कर रही थी। मुझे देखकर मतलब बहुत वो लगा, अभी भी याद आ गया केस। तो वहां पर तो हालत बहुत खराब थे, फिर वहां जो मेडिसिन थी उसी में से हमने लिख दी थी, पर हेतु तो सर ज्यादा मैं नहीं निकाल पाई थी क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से ये चीज नहीं हो पाया सर। जी सर। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू सर। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं, यहाँ पर कोई बोलना चाहता है प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। डॉक्टर मंदाकिनी मैम, आपकी बच्ची कैसी है आज? डॉक्टर मंदाकिनी मैम सुन पा रही हैं? यस सर, सुन पा रही हूँ आपको मैं।
हाँ, आपकी बच्ची कैसी है? सर अब तो ठीक है, बस दर्द है तो अभी दर्द ही है, शरीर में दर्द है। और पीरियड्स आज उसका पीरियड्स एकदम मतलब कि केवल जैसे एक पैड का रह गया है, एकदम नॉर्मल हो गया, जो 10 डेज में इतना मतलब ज्यादा जा रहा था। और बाकी तो ठीक है सर। भूख अभी इसकी वैसी ही है, तो वही सुबह अभी वो उसको मखाने दे रही है, 10-15 मखाने दे देती है, खा करके फिर वो दवा खा लेती है। फिर जब वो मांगती है तो फिर हम लोग वही देते हैं जो हमारा आपसे डिस्कस हुआ था। रात में पतली खिचड़ी दे रही है उसको खाने के लिए। तो लूज मोशन बंद हो गया ना? हाँ जी सर, लूज मोशन बंद हो गया। क्या दिया था, कुटजा रिस्ट? नहीं सर, वो मिला ही नहीं, वो तो सर वो कुटाजी टैबलेट चलती रही फिर। ठीक है, ठीक है, ठीक हो जाएंगी, अब चिंता मत करिए। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं, यहाँ पर केसेस या कुछ ऐसे डिस्कस करना है तो। सर मैं करूं डिस्कस? हाँ करिए ना, आप आज मैंने करिए। एक नया केस देखा है सर। हाँ मुझे तो मेरे लिए तो मतलब वो इंटरेस्टिंग ही है। एक लेडीज थी, वो आज से 2 महीने पहले मेरे पास आई थी कंप्लेन लेकर के कि मेरे को पेट में बहुत गैस बनती है। एज यूजुअल 2 महीने अपना उनको एलोपैथी की दिया, उनको आराम पड़ गया। फिर वो 2 महीने बाद कंप्लेन लेके आई कि मुझे टाइफॉइड है, और मैंने उनको टाइफॉइड का चिकित्सा दिया, वो उन्हें ठीक हो गई और वो घर चली गई। आप कल परसों फिर वो आई मेरे पास कंप्लेन लेके कि मैडम ये देखो मेरे पेट में गैस बन रही है और ये गोला सा लग रहा है, भारी रहता है, दर्द होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन प्लस लंबार रीजन प्लस ये सुप्रा प्यूबिक रीजन में उनको दर्द रहता है। मैंने उनका पर एब्डोमेन किया तो मुझे नहीं कुछ ऐसा फील हुआ ऐसे लीवर के साइड में कि कुछ ऐसा टेंडरनेस वगैरह। हाँ, हालांकि मुझे टेंडरनेस फील हुई थी सुप्रा प्यूबिक रीजन पे। फिर उसके बाद मैंने उनको बोला कि मैंने कहा आप एक अल्ट्रासाउंड करा के लाइए, देखते हैं अल्ट्रासाउंड में क्या है। तो जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उनका अल्ट्रासाउंड में सर उनके निकला था कि बल्कि यूट्रस और एक स्मॉल फाइब्रॉइड था, और थिक वॉल गैल ब्लैडर विथ कैल्सिफिकेशन करके आया था। ये आया केस। तो जब और उनका मैंने पूरा, फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अब मैं आपकी पूरी हिस्ट्री दीजिए मेरे को। तो मैं उनको बैठाल करके मैंने सबसे लास्ट में उनकी हिस्ट्री ली, उनसे मैंने अच्छे से पूछा, तो उन्होंने मुझे अपनी पूरी हिस्ट्री सुनाई। और उसका जो हेतु था वो कुछ इस तरह से था सर कि जो मरीज थी वो रहने वाली बिहार की थी, और उनकी शादी जो हुई थी वो कम उम्र में हो गई थी। उनकी शादी हुई थी 12 साल की उम्र में, और शादी होने के बाद वो अपने घर गई और ससुराल गई। फिर 6 महीने बाद वो जो गौना होता है, क्या होता है वो गौना हुआ, फिर उसके बाद जो दौना हुआ, फिर उसके बाद वो एक आ गई घर अपने। और जब घर आई तो वो फिर नोएडा आ गई। वो यहाँ पर आई तो अपने पति के साथ में रही, तो उनके उनके एक बच्चा हुआ, और बच्चा वो भी ऑपरेशन से हुआ। तो जो गायनिक थी उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा कि आप बच्चा मत करिए क्योंकि अभी 13 साल की उम्र आपकी बच्चे कराने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी घर वालों ने कहा कि नहीं हो गया, हमें चाहिए चाहिए, तो उन्होंने वो बच्चा कर लिया, और बच्चा ऑपरेशन से हुआ। और फिर वो 6 महीने बाद बच्चा जब 1 साल का हुआ, तो फिर वो वापस 6 महीने का हुआ तो वो वापस घर चली गई। और वहां अपने ससुराल जाने के बाद वो खेतीहर मजदूर थी, तो वहां वो भारी सामान उठाती थी, गांवों में खेत काम करके जो बोझा ढोते हैं ना, वो बोझा चावल गेहूं जो था सब करती थी। उसके बाद सर क्या होता था, उनके पूरे शरीर में दर्द होता था, और पेट में ऑपरेशन वाली जगह पे दर्द होता था। जब इतना कहने के बाद एक भारतीय महिला का जो शादीशुदा होती है, स्पेशल गांव वाले में, वो कुछ कह नहीं पाती, वो चुप रह जाती है। सर वो रात में सो नहीं पाती थी, उन्हें इतना दर्द होता था। उसके बाद वो उनके जब घर में सास वगैरह देखती थी रोते हुए उनको, तो वो उनको दवा दिलवाती थी एलोपैथी, उसके बाद उनको आराम हो जाता था। सर वो इस तरह से साल भर करती रही। और खाने में उस समय उनका सर वहां पे दाल चावल रोटी मसूर, और सर एक वैरायटी होती है ना उसकी खेसारी, आप तो जानते ही होंगे। हिन हिन इनफैक्ट हिन वैरायटी होती है वो उसके अरहर जैसी होती है वो देखने में। तो वो खेसारी वात, हाँ वो वातवर्धक होती है सर। खेसारी है, रहर है, मटर है ना। साग खाती थी, तो कि बिहारी हैं तो मतलब उनका तो सागा भाता चलता ही रहता था। तो साग है, बथुआ, खेसारी का ही साग का वो खाना खाती थी, और वो दही खाती थी। तो सर इस तरीके से मैंने वहां पे देखा कि उन्होंने इस तरह से खाया, और फिर वो वापस अपने नोएडा आई, और वहां पे उन्होंने फिर दूसरा बच्चा 2 साल बाद किया। उनका दूसरा बच्चा फिर 2 साल बाद हुआ, वो भी ऑपरेशन से हुआ। और फिर भी डॉक्टर ने उनसे मना किया था कि अभी आप 13 साल की उम्र की हो और इस तरह से आप बच्चा नहीं करो। लेकिन 14, 15, 16 की उम्र में फिर उन्होंने एक बच्चा किया।
फिर उसके बाद उनका तीसरा बच्चा भी हुआ, तो वो फिर उन्होंने 6 साल बाद किया, मतलब दूसरे बच्चे के 6 साल बाद किया, यानी कि 15, 17, 18, 19, 20 साल की उम्र में उन्होंने तीसरा बच्चा कर लिया। अब सर उनका मेंटल टेंशन उनका है। अब ये है कि उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई जो भी है, वो बच्चा एक ही इकलौता लड़का है जिसकी वजह से बच्चे किए जा रहे थे। वो लड़का बड़ा है, पढ़ाई लिखाई में अभी तो 9th में है, तो सर बच्चे की उम्र ऐसी ही है, तो वो बहुत टेंशन लेती हैं इस चीज को लेकर के। फिर सर क्या हुआ कि वो दिखाने गई, जब मुझे दिखाने आई थी वो अपने गैस की प्रॉब्लम को लेकर के, तो मैंने दवा दी थी उनको। उसके बाद वो फिर कहीं और दिखाने गई और उन्होंने वहां पे अल्ट्रासाउंड कराया तो मालूम पड़ा कि गांठ है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम वो कह रही थी कि जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वहां पे गांठ है। तो सर मैंने उनको लेटाल करके ना उनका इंसीजनल जो पार्ट था जहाँ पे इंसीजन लगा था वहां मैंने उसका चेकअप किया, तो वहां मुझे कोई गांठ नहीं मिली थी। इंसीजन वुंड तो था ही नहीं, खैर इंसीजन जो पार्ट था, जो एरिया था, वो पूरा हेल्दी था। तो मैं ये नहीं कह सकती कि वहां पे कोई हर्निया वगैरह होगा। पर मैंने उनसे बोला अभी तो कुछ भी नहीं है ऐसा, आपकी जो अल्ट्रासाउंड में दिया है अभी तो मैं उसके हिसाब से चलूंगी। फिर सर वो उन्होंने कुछ दवा वगैरह भी खाई थी, उसके बाद उनको वो आराम नहीं पड़ा। फिर वो मेरे पास दोबारा से ये सब वहां दिखाने के बाद मेरे पास आई। और अभी उनका क्या है सर कि अब रिसेंट की इनकी जो कंप्लेन के साथ आई है वो मेरे पास वो आई है मेरे पास पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन स्पेशली इन सुप्राक्यूबिक रीजन सिंस 1 ईयर। उनको एनोरेक्सिया है, मतलब अरुचि है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन, एक बार में लैट्रिन साफ नहीं होती है उनको, उन्हें कमजोरी बहुत ज्यादा है, पेशाब में जलन रहती है और उनको ब्रेथलेसनेस होती है। उनकी इस महीने जो एमसी थी वो 2 बार आ गई, मतलब 2 बार इन द सेंस कि जैसे 5 दिन पहले आनी चाहिए वो उनको 5 दिन ना आकर के 8 दिन पहले ही आ गई। तो सर मैंने इसका हेतु और संप्राप्ति कुछ इस तरह निकाला है, उनकी जो मना स्थिति थी, रात में ना सोना, दैट इज वातवर्धक। इनके जो पूरे खान पान थे सर वो वातवर्धक थे। और कच्चा ये वो खाती हैं सर, स्प्राउट्स स्प्राउट्स खाती हैं। साथ में इनको सर ये अगर देखा जाए तो उनको मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त कषाय में इनको मधुर पसंद था। और सर इनको अम्ल भी पसंद था। और बाकी चिकन मटन तो इनका था ही था, और चना वो वगैरह। खेसारी भी तो खा रही थी, वातवर्धक है। हाँ वही तो बता रही हूँ कि ये तो वातवर्धक ये है, प्लस ये जो भी और बता दे रही हूँ मैं आपको क्या क्या बताया था उसने मुझे। चना भी खाती थी सर, वो भी वातवर्धक है, स्प्राउटेड है वो भी वातवर्धक है। ये चिकन मटन मछली ये जो भी खा रही थी, अंडा, ये सारा सब कुछ तो सर है ही ना वातवर्धक, साथ में पित्तवर्धक भी क्योंकि ये मसालेदार था, है ना सर। फिर उसके बाद ये आप सब्जी वगैरह ज्यादा ही खाती थी, कच्ची सब्जियां, इनका दही दूध दिन में ही था, रात में दही नहीं थी इनकी। और उसके बाद जो है कि ये एक तो एलएससीएस से इनका बच्चा हुआ, तो एलएससीएस से बच्चा कम उम्र में होने की वजह से एक ये आम दोष भी हम मानते हैं कि बनता है कम उम्र में, तो वो भी एक तरह से वातवर्धक ही कहा जाएगा। और वहां पे जैसे आम दोष हुआ या कुछ ऐसा उनके मनोविचार जो भी रहे होंगे, वहां पे सर कुछ कफ की संप्राप्ति पक्का रही होगी। पर दूसरी सर एक चीज ये भी थी कि ये व्रत वगैरह भी बहुत रखती थी, जिसमें कि वो साबूदाना वगैरह का या सिंघाड़ा वगैरह का चीजें बहुत खाती थी। तो जो सिंघाड़ा का आटा वगैरह होता है वो भले ही मतलब सुपाच्य होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं सोचती हूँ, अनुमान लगाती हूँ कि वो जल में होता है, तो दैट इज शीत होगा वो पक्का। और वो भी उनका कहीं ना कहीं कफ वर्धक में, और रिफाइंड ऑयल वगैरह भी वो यूज करती थी। तो सर इस तरह से कहीं ना कहीं जाकर के वो कफ वर्धक आहार विहार हुआ। और उनका सर जो गर्मी में बताती थी कि मुझे जलन होती है, मतलब मेरे को बर्निंग मिचुरेशन होता है। तो वो इस तरह से वात पित्त जो है, वात और कफ उभरे, और उभ करके उन्होंने जा करके पित्त को भी कुपित किया, और जा करके वो रस दुष्टि करते हुए जाठराग्नि को मांद किया, और जाठराग्नि को मांद करते हुए धातु अग्नि मांद किया। और धातु अग्नि मांद करने के बाद जब दोषास रिपोर्ट तरह से नहीं निकले, तो वो कॉन्स्टिपेशन वगैरह होकर के, और सर इस तरह से फिर वो मुझे लगता है कि यूट्रस की संप्राप्ति बनी जो फाइब्रोइड की थी। और ये जो खाना ना पचना, और ये जो चीजें थी जो मैंने बताया सारा, वो कुछ करके अच्छे से पित्त जो है हमारा वहां पे दूषित हुआ, गैल ब्लैडर वाला पित्त दूषित हुआ। और पित्त दूषित होने के बाद ये जो वातवर्धक आहार लिया वो उसको रुक्ष गुण की वजह से पित्त को शायद सुखा दिया, जो मेरा अनुमान है। और वहां पे फिर वो गैल ब्लैडर का फिर जो कैल्सिफिकेशन चालू हुआ, सर कुछ ऐसा ही है क्या? हाँ बराबर, आपने बहुत अच्छे से संप्राप्ति बताया। अब सर मुझे संप्राप्ति तो मैंने बता दी सर। अभी तो मैंने उसको फिलहाल अभी मैंने ब्लड टेस्ट के लिए भेजा है, और मैंने ब्लड टेस्ट उसको बोला है CBC प्लस ESR,
LFT KFT और यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोप, एक वाइडाल भी लिख के भेजा है बिकॉज शी वाज द फास्ट विडाल पॉजिटिव, और थायराइड लिख के भेजा है मैंने सर, और अल्ट्रासाउंड तो मेरे पास हो ही गया है। एक मैंने विटामिन B12 और विटामिन D ये भी भेजा है सर, और एक मैंने रैंडम ब्लड शुगर भेजा है। और अभी मैंने उसको सारा बता दिया, वातवर्धक आहार विहार खाने को बंद कर दिया, और चिंता के लिए एकदम बंद कर दिया, अनुलोम विलोम बता दिया है। उसके घर के साथ जो थे उनको मैंने बता दिया कि आप इनको शांति करें, और अभी थोड़ी सी इंग्लिश मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। साथ में मैंने अपना एक चूरन भी लगा दिया है कि थोड़ा सा उनका क्या नाम है ये हरित की, ये इनका थोड़ा सा वातानुलोमन भी होता रहे, और हरित की मेरे ख्याल से रुचिया भी होती है ना, तो वो थोड़ा सा करे। फिर इसका जब रिपोर्ट आ जाएगा तो फिर मैं इसको ये एलोपैथी बंद करके मैं इसको प्रॉपर फिर मैं आयुर्वेदिक पे लेके आऊंगी। तो सर अभी क्या करेंगे इसमें? फिर हम लोग जैसे कैल्शियम कोई भी चिकित्सा करेंगे तो पहले दीपन पाचन, अग्नि को पहले अच्छा करना है, दीपन पाचन अनुलोमन, ठीक है, और फिर घृतपान स्नेहन करना, क्योंकि रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो जी स्नेहपान अच्छे घृत दीजिए या कोई सिद्ध घृत दीजिए, उसमें जी से आपको चूज करना पड़ेगा। हम्म और यूट्रस पे काम करना है तो फल घृत अच्छा है। फिर हम्म। मतलब आपको आप क्या काम करना चाहते हो वो बताइए, फिर मैं दवाई बताता हूँ। सर देखिए, मेन जो कंप्लेन लेकर के आई है मैं तो उसको टच करूंगी ना, पहले मैं यूट्रस पे क्यों जाऊँ? अभी तो उसका यूट्रस का जो है पॉलीमेनोरिया वो तो मैं अशोकारिस्ट वगैरह देके ठीक मेंटेन कर सकती हूँ, लेकिन जब ग्रहणी दृष्टि ही रहेगी तो यूट्रस कैसे काम करेगा मेरे हिसाब से? तो ग्रहणी दृष्टि पे काम करना है तो आप परपटिकल यूज करिए, हाँ आरोग्य पत्नी बटी परपटिकल और आशा वरिष्ठ यूज करिए। ठीक है सर। तो स्टेप बाय स्टेप जाइए आगे, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है सर। सर मुझे बताइए कि मतलब मैं लेकिन अभी ग्रहणी दृष्टि भी है तो वातज ग्रहणी का आपको करना पड़ेगा ना, तो सस्नेह युक्त तक्र का सेवन कराइए, घी का सेवन कराइए, और जी उसमें घृत ऐसे देखिए चूज करिए जो ग्रहणी को भी करे, आम का भी बचे, तो पिपल आदि घृत है या शतावरी आदि घृत, ऐसे दाढ़ी मध्य घृत, ऐसा करिए। सर, ये जो अभी बता रही है ना कि जो इतना भारी भारी पेट हो रहा है और इतना मेरे को दर्द रहता है सर, इसके लिए मैं अभी तो मैंने उसको बोला कि शशांक बटी और ऐसे करके चित्रकादी बटी मैं लिखने जा रही थी, फिर मैं रुक गई, मैंने कहा पहले डिस्कशन कर लेती हूँ। तो सर ये इतना मतलब पेन में 24 घंटे वो फूला फूला रहता है पत्थर पत्थर के जैसा, हाँ, क्या करूं सर इसमें? यही सब चलाऊं अभी दर्द में तो नहीं फिर ऐसे। पहले थोड़ा लंघन, माइल्ड लंघन कराइए, जैसे एक टाइम पेशेंट को यूज पे रख दिया या मंड पे रख दिया, भूख लगने पे खाना खाना है, उस तरह से करिए, सुबह जल्दी उठे जल्दी सोएं, इस तरह से। ठीक है सर। हाँ सर, उसका सोने का पैटर्न बिगड़ा हुआ था, 6 बजे उठती थी, 12 बजे सोती थी वो रात में, सही कह रहे हैं आप। ठीक है क्या सर। फिर आप बताइए, फिर आप क्या प्रोटोकॉल कर रही हैं वो अपना तो बताइए, आपने इतना अच्छा संप्राप्ति बताया। सर प्रोटोकॉल में अभी अभी मैं अभी तो प्रोटोकॉल कुछ नहीं बना रही, क्योंकि जब तक कि मेरे पास रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तब तक मेरे दिमाग में एक प्रोटोकॉल यही है कि दीपन पाचन और अनुलोमन तो मुझे हर हाल में देना ही है उसको, और घृत सेवन कराना है। और जब दीपन पाचन घृत सेवन के साथ में इसका जो यूरिन की रिपोर्ट आती है ना, तो देखती हूँ मैं यूटीआई का क्या है उसका कंडीशन, है ना, तो उसके हिसाब से फिर वो भी चलेगा, फिर उसको भी मैं आयुर्वेदिक वाले साय में ना ऐड करूंगी। और मेरे तो मेरे हिसाब से इसको कोई मतलब पित्त वर्धक तो कुछ है नहीं, तो आरोग्य वर्धनी सर मुझे अच्छा लग रहा है, बिकॉज ये यूट्रस पे भी काम करेगा और ये इस पे गैल ब्लैडर पे भी काम करेगा। फिर बाकी काम धुधा है सर, यही सब चीजें हैं। सर डॉक्टर माधुरी बोल रही हूँ सर। हेलो मैडम। हाँ जी बोलिए मैम। हाँ सर, इसमें इस केस में अगर हम एक स्नेह निरूह बस्ती दे सकते, एक उनको दीपन पाचन। हेलो। हाँ जी हाँ मैम, बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए मैम, सुन रही हूँ। हाँ मुझे ऐसे लग रहा है, पता नहीं पेन है मतलब है ना सर, मैं नाना जोशी के यहाँ किया था ना, तो कभी कभी वो ऐसा होता है ना, तो इमरजेंसी में वो एक स्नेह निरूह बस्ती भी दे देते, तो फिर उससे रिलीफ आ जाता था पेशेंट को। फिर बाद में जो ट्रीटमेंट चालू रखने आए हैं जो मैडम है, तो वो भी है। मैम ये मैम दीपन पाचन करने के बाद ही तो नीरू बस्ती करूंगी ना? हाँ हाँ वही जो है। वो मैम ऐसे कैसे, योग बस्ती में करूंगी क्या, किस में करूंगी? मैं वही मतलब मैं सर से ही बोल रही हूँ कि पहली जो रहती है ना, जरा स्नेह डाल के स्नेह फिर देने से निरूह। अच्छा फायदा होगा, हाँ बराबर है। सर, स्नेह निरूह, उससे पहले वो ये बस्ती देखे ना, फिर बाद में आप योग बस्ती कीजिए। पहले एक बोलते हैं ना उसको रिलीफ आ जाए ना वो, हम्म। तो फिर बाद में एक योग बस्ती का आप रख सकते हैं। ये करके तो ये कैसे देंगे सर इसमें? क्योंकि बस्ती का देखिए वमन विरेचन तो मुझे अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बस्ती का तो मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था अभी तक तो।
तो अब आप ही लोग मुझे गाइड करिए। मैडम पहले स्नेह रहता है ना, वो 30 ml कुछ ऐसा तेल देते हैं, सर्चर ऑयल वगैरह, और फिर जो काढ़ा आपको चूज करने का है वो अभी जो आपने अपने कैसे पेशेंट वो बच्ची के लिए जिसे बनाया दशमूल तो मैंने सोचा था, है कि दशमूल का हाँ काढ़ा तो जो 10 मूल काढ़ा बाद में पुश करने का 700 ml वगैरह बना के, और पहले थोड़ा तेल देने का, इसको सस्नेह निरूह बोलते हैं। तो मैं मिक्स करके ना दे दे फिर। नहीं, मैंने जो उधर सर ने सिखाया था ना, हम्म, नाना जोशी ने, वो पहले ना स्नेह देते थे मिक्स करना। कभी कभी क्या होता है मिक्स है ना, वो ऊपर तेल रह जाता था और काढ़ा जाता है, ऐसा हो जाता है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, तो हाँ। पहले सिरिंज से है ना तेल देने का और फिर बाद में काढ़ा दे दो आप ऐसे, तो उससे ठीक है ना है। कैसे ज्यादा रुक्षता नहीं आएगी, क्योंकि इसमें पहले ही पेशेंट में रुक्षता है ना, तो हम्म, सिर्फ काढ़े का नहीं चलेगा। तो फर्स्ट लिटिल बिट ऑयल दे दीजिए, फिर बाद में काढ़ा, और फिर बाद में आप वो योग बस्ती का प्लान कीजिए, और जो पहली ऐसे एक बस्ती दे दीजिए दीपन पाचन के बाद जो है, तो एक उसको बोलते हैं ना, बहुत रिलीफ आ जाएगा। ठीक है। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। फिर मैं बताती हूँ आपको, अब एक बार रिपोर्ट आ जाए फिर वो भी हम लोग डिस्कस। जी, ये क्या आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट की प्राइवेट में आके बताएंगे? कौन? मतलब ये पेशेंट कहाँ से है, मतलब ये पेशेंट कहाँ से रेफर होके आई? रेफर नहीं, आपके गवर्नमेंट वाले में आई है कि आपके प्राइवेट में आई है? अभी ये तो यही, हाँ, चैरिटेबल वाले में आई है। हाँ, तो वहां आपको अलाउड है बस्ती देना, पंचकर्म करना? सर मेरे घर में तो आएगी ना फिर वो, जब वो मुझको आराम नहीं मिल रहा है इतने सालों से, तो सर वो मेरे पास जब हार करके आई है, और मैंने उसको बोल भी दिया है, एग्जैक्टली बोला। मैंने कहा देखो आपने सब कुछ कर लिया, अब आपको आराम नहीं पड़ रहा, अब मैं आयुर्वेदिक चिकित्सा करूंगी, बोलो तो हाँ, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। तो उसने मुझे बोला कि हाँ मैम मैं बढ़ूंगी, तो सर मैं उसे अपने घर बुला के चिकित्सा दूंगी। बराबर, मैं वही जानना चाह रहा था। तो आप क्योंकि ऐसे सर करिए, मैं, थोड़ा थोड़ा पेशेंट देखिए। हाँ सर, मैं उनके अगेंस्ट कोई काम नहीं करती, क्योंकि उनके संरक्षण में मैं काम कर रही हूँ, तो पहले उनका ही चलाती हूँ जब वो, क्योंकि वो भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि मैडम हमारा जरूर लिखती हैं, जब कोई पेशेंट ट्रीट नहीं होता तभी मैडम अपने घर लेके जाती हैं या अपना ट्रीटमेंट देती हैं। और कोई भी मैम जो है अपने घर पे ना दूं, जब तक कि इमरजेंसी ना आए, तब तक मैं अपना शमन चिकित्सा ही उनके उसी पे लिख के और मरीज को ठीक करती रहती हूँ। ये है सर मेरा सिद्धांत। और आप ठीक कर दीजिए उनको, पुण्य मिलेगा आपको। पता नहीं सर, अभी तो पुण्य बाद में सोचेंगे, पहले हमारा ये ट्रीटमेंट शुरू हो जाए पहले। सर थैंक यू सर, मैं बताती फिर आपसे पूछती हूँ सर। अभी और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। कोई और केस डिस्कस करना चाहते हैं? डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, मनीषा मैम, डॉक्टर रश्मि मैम, गीता मैम, कुछ बोलिए आप लोग। कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं? आदित्य सर, आप कुछ बताना चाहते हैं? नो सर। हाँ, नमस्ते सर। कोई आप केस डिस्कस करना चाहते हैं तो करिए बस। सर ये आदित्य सर एक बार बताएंगे मुझे सर, क्या है इसमें सर, ये कैल्सिफिकेशन ऑफ के गैलब्लैडर? हाँ सर, आदित्य सर बताइए। हम गॉल ब्लैडर में कैल्सिफिकेशन मतलब वो वहाँ पे स्लज जमा होके वहाँ पे, मतलब वहाँ पे जो कचरा या बोले स्लज या बोले आम बोले जमा होके वो ऑर्गेनाइज हो गया है, मतलब सॉलिडिफाई हो गया लंबे समय का कचरा। तो सर कैल्सिफिकेशन को हम कैसे मतलब कोरिलेट करेंगे, मतलब? कैल्सिफिकेशन जैसे आयुर्वेद में तो बोलते हैं अस्थि धातु का विमार्गमन। हाँ सर ये तो वो है, लेकिन इनकी मतलब मैं एक ना मोटी लैंग्वेज में, जैसे कि वो समझ पा पैथोलॉजी। रही हूँ कि मतलब इसकी कठोरता कैसी होगी, कुछ ऐसा टेक्सचर वाइज। मैम ये मतलब टेक्सचर वाइज तो मैम कैल्सिफिकेशन वातज ही आएगा, वातज कफज टाइप का। तो सर ये मतलब दारुण होगी, मतलब कठिन होगी, या मतलब कैसी होगी सर, वो ब्रेकेबल होगी जी? मतलब भारी टाइप की रहेगी मैम। अच्छा भारी रहेगी, जैसे कि ऐसा तो नहीं जैसे हमारी बोन्स होती है ना, जैसे कि वो जो कुत्ते वो कौवे वगैरह खा के गिरा देते हैं, जब कभी उन बोन को टच करो गलती से तो वो बिखर जाती है छूने पे, उस टाइप की तो नहीं रहेगी ना सर ये? नहीं नहीं, ये तो ऑर्गेनाइज्ड है मैम। कैल्सिफिकेशन मतलब जैसे कैल्सिफिकेशन मतलब ये चूरन टाइप की रहेगी, चूरन टाइप की भारी, हाँ मतलब हाँ हाँ।
चूरन टाइप की, मतलब ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जैसे हड्डी में जो स्ट्रेंथ रहती है वैसा नहीं रहता है, कचरा नहीं, है, जैसे sludge। अपन लोग जब वो बोन्स पढ़ते थे ना, तो क्लेविकल जब हमारे पास आती थी, कोई बोन ऐसी खराब सी आती थी, तो जब उसमें हम पढ़ते पढ़ते थे तो झड़ने लगती थी, उस टाइप का तो नहीं था। नहीं मैम, ये चूरन टाइप के क्रिस्टल जैसे होते हैं ना, जैसे क्रिस्टल, हाँ 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 हाँ। क्रिस्टल टाइप के रहेंगे। अच्छा, अच्छा। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। सर अंजना मैम है, क्या बोल रहे हैं? अंजना मैम से पूछना है। हाँ, अंजना मैम आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। डॉक्टर अंजना मैम। जी सर, नमस्कार सब लोग को हाँ बताइए। हाँ, हाँ सर मैम, वो लूपस वाली जो पेशेंट थी ना, हाँ उसको राजकोट बुला लिया, वहीं पे सारी 2-3 गायनेक का अलग अलग ओपिनियन था, तो यहाँ सारे रिपोर्ट वापस करवाए एक पैथोलॉजिस्ट से दोबारा, तो ल्यूपस पॉजिटिव नहीं आया उसका अच्छा, यहाँ के रिपोर्ट में। वन वापस दूसरी पैथोलॉजी में करवाया है कि ये वापस मुझे कर दो, तो उसमें नहीं आया, तो फिर वो इंजेक्टेबल पे नहीं है, सिर्फ जो टेबलेट अपनी है वो और गायनेक की 2 वही चालू है। अच्छा। और क्या क्या चल रहा है? दाढ़ी मादी ग्रोथ, रात्रि रसायन जो आपने बोला था ना उस दिन, सहस्त्रपुत्री अभ्रक, ये सब चालू है। वसंत स्वर्ण वसंत मालती, जी 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 ये सब जी। चालू कर दिया। और गायनेक ने गेस्ट्रोफिट तो प्रोजेस्टेरोन चालू रखवाया है कि इतने एज है तो प्रोजेस्टेरोन एक रखो, बाकी की कोई मेडिसिन नहीं थी, तो रात्रि रसायन कंटिन्यूस कर दो ना, बाकी ये सारी मेडिसिन कंटिन्यूस कर दो ना मैम। हाँ हाँ, और सहस्त्रपुटी शतावरी और अभ्रक। गोखरूप, हाँ शतावरी गोखरूप शीर्पाक है। हाँ ठीक है, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्मी। हाँ हाँ, वो भी कंटिन्यूस ही है। ठीक है ठीक है ठीक है मैम। वहाँ कंफ्यूजन 2-3 गायनेक का अलग अलग हुआ, तो फिर मुझे बोला कि अब इधर बोला लो, मैं इधर ही रख देती हूँ, अभी 15 दिन इधर ही रखी है घर पे ही। ठीक ठीक क्या मैम, अभी 12 वीक 13 वीक के पहले मत भेजिएगा, है ना, हाँ फर्स्ट वही, ट्राइमेस्टर के बाद हाँ ही भेजिएगा। जी नहीं इधर ही रखे है उसको। जी 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 जी। दीदी है तो बुलानी थी, तो पहले बुला लिया कि अब इधर आके रिपोर्ट करो, क्या इधर पहचान के गायनेक होते हैं तो हम बोल के वो कर सकते थे, वही नहीं कर सकती थी मैं कोई डिफरेंस। बिल्कुल बिल्कुल, वो थोड़ा सा सामंजस्य बना के काम करेंगी तो अच्छा रहेगा। हाँ, और एक मेरा टोच पॉजिटिव पेशेंट थी, सारे टोच जी बहुत ही 95, 85 ऐसे सारे चारों ऐसे ही पॉजिटिव आए। तो जी एलोपैथिक ट्रीटमेंट तो पूरी प्रोटोकॉल जो था वो दिया, पर वो जाते नहीं है, कोई भी जो हर्पीस या तो फिर साइटोमेगालो, वो रिपोर्ट में 3 महीने के बाद वापस आते हैं उसको। तो फिर इसके जी। लिए मैंने विरेचन का बोला, उसके बाद एक पंचकर्म। रक्त मोक्षण, हाँ हाँ हाँ, रक्त पंचकर्म करा मोक्षण, देते हैं जी। हाँ और शोधन करा देते हैं। परिपाठादि, हाँ शोधन और परिपाठादि, और ये चालू करवाया है। जी और क्या दूं उसमें इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनोसिन चालू करवाया। हाँ, अगर उसकी इम्यूनिटी पहले बढ़ानी है तो ग्रहणी दृष्टि को दूर करना पड़ेगा। हाँ वो दाढ़ी ने, मादी घृत और दाढ़ी मास्टर चालू करवाया सुबह। हाँ नेपति वल्लभ ऐड करिए। ओके। नेपति वल्लभ काम करेगा बहुत अच्छे से, आरोग्य वर्धनी बहुत अच्छे से काम करेगा। जी, स्वर्ण स्त्रीवंगेश्वर काम करेगा। जी, विडंगारिष्ट काम करेगा, काल में काम करेगा। हाँ अच्छा, वही प्रोटोकॉल दूं ना पूरा। हाँ अग्रहणी पे तो मैंने स्टार्ट किया, एक बार वही कंफर्म करना था। सर मैम, एक डाउट था, जैसे जो रक्त पित्त की जो परेशानियां रहती हैं उसमें एक बार जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है तो जो जो तिक्त, जिसमें थोड़ी घी आ जाती है, तो तिक्त घी का हम क्या डोज, मतलब हमें टारगेट करना चाहिए कि जिससे वो रिलैप्स ना हो कंडीशन। अग्नि बल पे डिपेंड करता है सर उसकी। अग्नि बल मीन्स उसकी प्रकृति क्या है और उसका अग्नि बल कितना है ना, वो कितना डाइजेस्ट कर सकता है। तो आप अगर जनरल पेशेंट को देना भी चाहते हैं, आपको लगता है, तो आप उसको कम से स्टार्ट करिए ना, जरूरी नहीं कि हम उसको हैवी हैवी मात्रा में दें। 10 ग्राम से शुरू करिए, 1 चम्मच है ना, 10 ग्राम टी से करिए, और वो 20, 25, 30 तक भी ले जा सकते हैं अगर उसका अग्निबल अच्छा है तो। अगर अग्निबल उसका कम है तो फिर हमें मात्रा भी कम देनी पड़ती है।
अच्छा। और अनुपान पे भी बहुत डिपेंड करता है कि इसका अनुपान आप क्या रख रहे हैं। जैसे समटाइम्स अगर हमें अग्नि पे ही काम करना है तो हम दीर्घादरिष्ट रख सकते हैं, काल मेघासव रख सकते हैं, अभिहरिष्ट रख सकते हैं, कुमारी आसव रख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा अनुपान भी रख रहे हैं। अग्निबल और अनुपान, ये दोनों चीजों का अगर मिश्रण अच्छा होता है तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। तो मैम जैसे पंचतिक्त घृत गूगल जो घी घी का फॉर्मुलेशन आता है उसको किसके साथ देना ठीक रहेगा? और जैसे जनरली निशोथ चूर्ण है, या फिर आरगवद चूर्ण है, हरित की चूर्ण है, पंचकोल चूर्ण है, अकॉर्डिंगली है ना, कैसे के अकॉर्डिंगली। तो अगर हमें खाली विरेचन ही कराना है तो आरगवद मृदु विरेचक होता है, या फिर निशोथ बहुत अच्छा विरेचक होता है। द्राक्षादी चूर्ण भी हो सकता है, दाढ़ीमास्टर चूर्ण भी हो सकता है। तो उसके साथ ऐड ऑन कर देते हैं, और जब वो खाएंगे तो उसके साथ कुछ पीने के लिए पानी ना देके जैसे काल मेघा सब बराबर मात्रा में इक्वल अमाउंट में वाटर मिला के देंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलता है। और मैम ये काल मेघासव आप कौन सी सांडू का या किसका प्रेफर करें? हाँ सर, सांडू का बेस्ट रहता है, आशा वरिष्ठ तो यूज कर लेते हैं। काल मेघा सब सांडू का भी अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है जी। ठीक। सर एक मेरी भांजी को एलर्जी है, स्किन की भी है और नेजल एलर्जी भी है, तो उसको लाऊं ऑनलाइन? डेंड्रफ और ये लाइए, सब लाइए, जाता ऑनलाइन नहीं है। लाइए। उनका केस टेकिंग करेंगे, लाइए मैम। अगर सुन पा रही हैं तो लाइए आप। हाँ हाँ मैम, सब दे रही हूँ। कंचन मैम, आप इनका थोड़ा केस टेकिंग करिए अगर आप सुन पा रही हैं तो। मैं तो मौका देती हूँ लोग जो है। गीता मैम, टाइम लगेगा? नहीं नहीं, मैं सब ज्वाइन हो रही हूँ। छोटा सा क्वेश्चन पूछना है सर, पूछ लूं क्या? आप पूछो सर, पूछो। मैं सर पूछना चाह रहा था, एक 19 साल का बच्चा है। बोलिए बोलिए सर, बोलिए सर, आवाज नहीं आ रही है। गीता मैम, हाँ इनको हिमा मैम है ना, इनको बोलिए कि वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन करें, मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। हेलो, हाँ सर, बोलिए। मैं ऐसे पूछना चाह, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ सर। मैं बिल्कुल पूछ रहा हूँ, एक 19 साल का बच्चा है सर मेरे पास। वो पेन एब्डोमन करके आया था हिस्ट्री में। मैंने जब उसकी पूरी कहानी सुनी तो सर उसको जैसे मल चिकना चिकना आता है, और ऐसे वातस ग्रहण संग्रहणी का टाइप था, कुछ खाते ही लेटरिन लगना, और उसका पेट पूरे दिन भर गुड़ 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 करता है सर। और वो गुड़ गुड़ की आवाज इतनी तेज होती है कि सर उसको जैसे बाहर से अपन 1-2 फुट से भी दूर से सुनाई दी जाती है, इतनी तेज उसके पेट में गुड़गुड़ और पेट में दर्द भी लेके आया था। तो मैंने उसकी एक सोनोग्राफी करवा के और एक कामधुदारा स्वर्ण सूत्र करके भेज दिया कि मुझे सोनोग्राफी करा के वापस दिखाएगा। तो सर उसमें सोनोग्राफी में जो रिपोर्ट आई ना, उसकी रिपोर्ट में तो कुछ ऐसा आया नहीं। उसमें तो सिर्फ इतना बता दिया कि ल्यूमेंस के साउंड बता रहा है, ल्यूमन में साउंड बता रहा है वो। इंटरनल इकोज इन यूबी ल्यूमन, यूटीआई विद सिग्निफिकेंट पीवीआर, ऐसे करके उन्होंने लिख दिया। फिर जब मैंने पूरी हिस्ट्री ली ना सर, तो जैसे सर उसकी एक अध्ययन की हिस्ट्री थी उसकी, और एक उसकी क्या थी सर की है ना, जैसे अति व्यायाम की हिस्ट्री थी सर। जैसे ये होते हैं ना पेड़ पे चढ़ के पेड़ को जो खेजड़ी वगैरह छांगते हैं, हमारे राजस्थान साइड में इधर होता है सर ऐसा। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए। आवाज आ रही? तो सर है ना, जब मैंने उसके सारे और सिम्टम्स सुने, जैसे दिन में वो जैसे सुबह नाश्ता करता है तब उसके साथ में वो करीबन नाश्ते में 1-2 रोटी के साथ में खूब सारा पानी पीता है। दिन में खूब सारी छाछ पी लेता है, 300-350 ml। शाम को भी काफी पानी खाने के साथ में पी लेता है, और उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही है। और उसको सर है ना, जैसे जब भी वो पोटी जाता है 3-4 बार, तो उसका मल उसको चिकना चिकना दुर्गंध युक्त आता है। तो मैंने सर जो उसको ट्रीटमेंट दिया है ना, उस ट्रीटमेंट में हाँ, बोलिए बोलिए सर।
उसमें ट्रीटमेंट में सर मैंने उसको जो ट्रीटमेंट दिया है वातज संग्रहणी की तरफ मैंने सोचा है, और वो सोच के मैंने उसको सर बिलवादी शंख भस्म कपर्त भस्म ऐसा एक बना के दिया दिन में 3 बार लेने के लिए। कुट्टेजगन वटी हिंगवाष्टक चूर्ण खाना खाने के बीच में, और कांकायन वटी 2-2 गोली गुल्म रोग ठीक अधिकार। है, आपने वातज भी देखा ना, तो इसमें या तो बस्ती दीजिए, घृतपान करिए, वो भी जरूरी है अच्छा, सर। हाँ, तो सर और साथ में मैं ये तक्र भी दीजिए। हाँ, आप बताइए सर, जैसे मैं भूख उसको बहुत अच्छी लग रही है, तो घृत उसको लेकिन कौन सा चालू स्नेहन होना जरूरी है। आप वातज टाइप बोल रहे हैं ना, तो या तो हाँ, तेल का, शीर वाला तेल का बस्ती दीजिए, ऊपर से घृत खिलाइए, जैसे दाढ़ी मध्य घृत या कोई ऐसे पंचकोल घृत, ऐसे कुछ दीपन पर दाढ़ी मध्य घृत तो सबसे अच्छा है। ऊपर से घी अच्छा। भी दीजिए 2-2 चम्मच सुबह शाम। सर ऐसा कर सकते हैं पंचकोल चूर्ण के साथ में सादा घी घी पिला दें उसको? हाँ बराबर, घी जाना जरूरी है, तो और जल्दी तो सर फायदा हो जाएगा। उसकी डोज खाना खाने के पहले ही रखूं, अवपीड़ स्नेह की तरह? हाँ, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, और फिर 7 दिन में देख के बताइए क्या फील हो रहा है। और बस्ती 10 मूल काढ़े की दे दूं क्या सर उसको? काढ़े का दीजिए, फिर तेल का भी दीजिए, दोनों दीजिए ऐसा करता अल्टरनेटिव। हूँ, एक दिन 10 मूल काढ़े की, एक दिन तेल की, ऐसा कर देता हूँ सर। हाँ हाँ सर, तो काढ़ा लगभग उसको 300 ml तक दे सकता हूँ सर मैं? ठीक है, दे दीजिए। ठीक है, ठीक है सर, फिर 7 दिन बाद बताता हूँ सर आपको। आप ठीक है, थैंक यू। अभी गीता मैम, आपकी थैंक यू। बच्ची का केस टेकिंग, थैंक यू सर। कंचन मैम, आप केस टेकिंग करेंगी कि शशि मैम करेंगी? कौन करना चाहेगा? करती हूँ मैं सर, करती हूँ मैं। हाँ, आप हाँ, करिए। हेलो बेटा। हेलो आपको मेरी मैम। आवाज़ दे रही है? हाँ। आपका नाम क्या है बेटा? हीमा। हीमा। यस। ओके, आप कितने साल के हो? 24। आपकी तकलीफ क्या है? मेरा डैंड्रफ रहता है और मुझे जब सीजन चेंज होता है ना, तब एलर्जिक सर्दी हो जाता है, और फिर अभी तो ऐसा हुआ है कि सर्दी जा ही नहीं रही है। मतलब एक बार वो एंटीबायोटिक का ले लिया मैंने फीवर की वजह से, बट अब खत्म ही नहीं हो रहा है। कफ रहता है, फिर सुबह शाम को ऐसे सर्दी हो ही जाता है, लाइट ऐसा रनिंग नोज। ये सर्दी कितने दिनों से है, कितने महीनों से है? सर्दी मुझे लास्ट सैटरडे को, एग्जैक्टली लास्ट सैटरडे को वायरल फीवर हुआ था, तो तब मैंने लिया था हाई डोज मेडिसिन। बट उसके बाद अभी सुबह शाम रनिंग नोज रहता है और कफ मतलब ये 8 बार दिन से बार हो ही है जाती है। आपको? या सॉरी? फिर कुछ, ये 8 दिन से ही सर्दी है या पूरे साल से है? ऑन नहीं, एंड ऑफ? 8 दिन से ही है। और फिर जब सीजन चेंज होता है ना, जैसे अभी विंटर खत्म होगा और समर स्टार्ट होगा, तब होता है सीजनल ऐसा चेंज, तब हो जाती है। और ये डैंड्रफ कितने सालों से आपको? डैंड्रफ तो मुझे मतलब आफ्टर जन्माष्टमी से करीबन अगस्त से है, जून जुलाई से, लाइक तब से है थोड़ा बहुत, पर अब तो ज्यादा हो गया, तो इसलिए फॉरहेड पे भी दिख रहा होगा शायद आपको ऐसा, बहुत ऐसा। पिंपल्स आ रहे हैं क्या फोरहेड पे? पिंपल्स हो चुके हैं पूरे, वो डैंड्रफ की वजह से जो होता है ना स्किन पे, वो हो गया है पूरे फॉरहेड पे। सो अभी तो ज्यादा है, मतलब जीरो नहीं हुआ है तब से, जून से लेकर अब तक गया ही नहीं है। आप कौन से सिटी में रहते हो? राजकोट में। काफी ठंड होगा वहां पे ना? अभी तो नहीं है, बीच में 2 दिन था, तो अभी तो नॉर्मल ठंडी है। ठीक है। और ये जो डैंड्रफ है वो फ्लेक्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी पपड़ी की टाइप में आ रहा है या एकदम रूसी टाइप आ रहा है? दूसरी टाइप में है, रूसी रूसी में है। रूसी में है ना? ऐसे बड़ी पपड़ियां नहीं निकल रही है ना? नहीं नहीं, सिर्फ हाँ। स्मॉल अच्छा व्हाइट डॉट डॉट जो होता है ना, वही रहता है। और आपको हफ्ते में कितनी बार हेयर वॉश कर रहे हो आप? वंस और ट्वाइस, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। आपकी सुबह से लेके शाम तक का खाना कैसे होता है? मतलब सुबह कितने बजे उठते हो आप? सुबह इफ आई वेक अप एट 7:30, उसके बाद पे हमारे यहाँ पे जो भाकरी बनती है ना, भाकरी वो टी के साथ में लेती हूँ। उसके बाद फिर डायरेक्टली लंच, तो फिर लंच में भी नॉर्मल जो रूटीन है, चपाती, सब्जी और दाल और राइस, इतना, और और दही छाछ। होता है? हाँ, इन द आफ्टरनून में दही लेती हूँ।
दही खाने के साथ लेते हो आप, लंच के साथ? हाँ और हाँ, लंच में। डिनर हाँ, के साथ भी रोटी। दही खाते हैं? सॉरी। डिनर के साथ भी दही होता है? नहीं नहीं, डिनर में नहीं लेती हूँ मैं, सिर्फ लंच पे लेती हूँ दही। और ये भाकरी और चाय जो ले रहे हो रोज कंपलसरी, मतलब आपका ब्रेकफास्ट वही है नहीं, एवरीडे का? कभी चेंज होता है, ओकेजनली चेंज होता है, बाकी रूटीन में भाकरी ही रहती है, मतलब कभी परोठा या थेपला रहता है। थेपला भी खाते हो आप टी हाँ के हाँ, साथ? नमक के साथ, हाँ नमक और दूध है। नमक और दूध जा रहा है, मतलब दूध भी पीते हो क्या कभी? दूध और फल जैसे मिल्क शेक्स हो गए, ऐसे होता नहीं, है? मिल्क शेक्स कम, पर सिर्फ दूध कभी कभी। मिल्क शेक्स मैं नहीं लेती, मुझे इतना पसंद नहीं है इसलिए। ठीक है। मीठा खाना ज्यादा पसंद है? चॉकलेट्स, आइसक्रीम, पेस्ट्री? चॉकलेट्स, हाँ नहीं वो नहीं जाता, बट स्वीट्स जाते हैं, होममेड स्वीट्स, जैसे स्वीट? सुखड़ी है, ऐसा होममेड स्वीट्स। अच्छा, मतलब वो तिल वाले, या फिर तिल वगैरह भी ज्यादा होता है, हाँ, मीठा गुड़। तिल, गुड़ हाँ और तिल? हाँ, ऐसा। ठीक है। इन दिनों में, मतलब ठंडी के दिनों में वो बनता है, और आपने ज्यादा खाया है क्या अभी नहीं ये नहीं, सीजन? अभी तो कुछ नहीं लिया है। ठीक है। स्वीट्स अच्छे लगते हैं, मतलब एवरीडे के खाने में रहते हैं आपके, है ना? हाँ, लंच दोपहर में में? हम लेते हैं साथ में। हाँ, और दोपहर में सोते हो क्या आप? नहीं, ठीक है। आपका क्या स्टडी चालू है? मेरा एक्चुअली जॉब चल रहा है, तो मैं पूरा दिन मतलब 11 o'clock में जाती हूँ, तो फिर शाम को 7 बजे ही आती हूँ। क्या जॉब है आपका? मेरा टीचिंग का है, तो मतलब मैं ट्रेनिंग में हूँ अभी, मेरा इंटर्नशिप है, तो इसलिए मेरा इस तरह से है, तो मुझे ट्रेनिंग मिलती है और फिर मैं असिस्ट करती हूँ। ठीक है। और आपका मतलब ये जो आफ्टरनून वाला ब्रेकफास्ट, कुछ क्या लेते हो आप आफ्टरनून में? रोज तो मैं नहीं लेती, बिकॉज मैं रहती ही नहीं हूँ घर पे, बट जब होती हूँ तब सेव ममरा या ऐसा ही कुछ लाइट, या तो फ्रूट्स। और फ्रूट्स के साथ फिर कुछ लेते हो और? नहीं, फ्रूट्स लेती हो तो सिर्फ फ्रूट्स, या तो फिर सेव ममरा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। और रात का खाना कितने बजे हो रहा है? 8। और उसमें क्या होता है? उसमें भी नॉर्मल रूटीन में तो भाखरी और सब्जी वही रहता है, और छाछ, या तो फिर कभी कभी रोटली और खिचड़ी, ऐसा। और रात के जो खाने में है वो आप छाछ ले रहे हो रात में भी? हाँ हाँ। ठीक है। और स्ट्रेसफुल जॉब है आपका टीचिंग वाला जो जॉब अभी चल रहा नहीं है नहीं, मेरा आप? मेरा तो अभी इंटर्नशिप है, ऐसा है, मैं इंटर्न हूँ, इसलिए स्ट्रेसफुल कुछ नहीं है। ठीक है। जागरण वगैरह करते हो आप रात में? नहीं नहीं नहीं। ठीक है। आपको कोई फीवर या फिर डेंगू, मलेरिया, या फिर कुछ चिकन पॉक्स कुछ हुआ है? मतलब उसकी नहीं हिस्ट्री है? जॉन्डिस? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, ऐसा हिस्ट्री में भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है। कोई स्ट्रेस वगैरह घर का, या फिर जॉब्स का, या फिर कुछ स्ट्रेस? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप आपकी टंग शो करिए। ठीक है। पेट अच्छे से साफ होता है आपका? हाँ, एवरीडे कितनी बार जाते हो? वंस। एकदम केले के फॉर्म में आपको स्टूल आती है? यस, हाँ। यूरिन कैसे होता है? यूरिन भी मतलब कभी, जब मेरा वाटर नॉर्मली मैं ले ही लेती हूँ, बट कभी बाहर रहता है तो तब। यूरिन मोशन के वेग को रोक के रखते हो कभी? नहीं। भूख लगती है अच्छे से? हाँ प्यास? हाँ, लगती है। नींद आती है अच्छे से? हाँ। आप कुछ केमिकल वाले शैम्पूज वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे इन दिनों में? ऐसे कुछ डैंड्रफ हो रहा है इसलिए, या फिर ऐसे कुछ चेंज किया था, या फिर कोई हेयर मास्क, या फिर कोई स्पा वगैरह किया था फिर नहीं, उसके ऐसा बाद? नहीं किया है, बट मैंने ऑयल नहीं किया, मतलब मैं ऑयल नहीं करती रेगुलरली, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है ना, तो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे मना किया था कि आप ऑयल मत करना, पर आप क्योंकि करोगे तो फिर। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास डैंड्रफ होने के बाद गए होंगे ना? पहले तो आपका हाँ नॉर्मल रूटीन चल रहा होगा, तब आपने ऑयलिंग तब भी नहीं किया था?
नहीं, तब मैं रेगुलरली लगा के ही रखती थी ऑयल, बट हम्म, उसके बाद जब बहुत पिंपल ऐसा हुआ तब मैंने बंद किया था। ठीक है। आपके मेंसेस कैसे आते हैं, रेगुलर है या इरेगुलर है? रेगुलर। रेगुलर है, एकदम नॉर्मल 3 to 4 days, जैसे पेनफुल वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल है? यस यस, नो पेन। देखो यहाँ पे और किसी को क्वेश्चन करने हैं? मेरे साइड से हो गया ऑलमोस्ट। हेलो, किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। अर्षा मैम, कोई पूछिए, उनका केस में कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो ठीक है। आप कंचन मैम कुछ ट्रीटमेंट सजेस्ट करिए गीता मैम को। जी सर। एक्सक्यूज मी, मेरा और एक प्रश्न था कि मुझे अभी इसमें नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पे ऐसा थायराइड जैसा, मेरा जो थायराइड ग्लैंड है ना, वो भी विजिबल था, अभी नहीं है, पर कभी कभी वो भी दिखता है ऐसा। मैंने थायराइड की रिपोर्ट्स भी करवाई थी, पर उसमें तो नॉर्मल ही है, ऐसा मेरा थायराइड आया नहीं है। एक्चुअली ना बेटा, आपकी नेक जो है ना वो काफी लंबी है। मतलब नॉर्मली कभी कभी पर्सन की नेक जिसकी लंबी होती है ना, उसमें ये सामने वाला पोर्शन जो होता है ना वो कभी कभी विजिबल दिखता है। तो हाँ। मुझे नहीं लग रहा है कुछ ऐसे। आपका थायराइड रिपोर्ट नॉर्मल है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस वगैरह ऐसे कुछ पेन वगैरह रहता है क्या गले में? नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बट वो विजिबल था, इसलिए अभी मुझे डाउट हुआ तो मैंने सारे रिपोर्ट्स भी करवाए थे। नहीं कुछ नहीं, वो आपकी नेक थोड़ी लंबी होने की वजह से वो नेचुरल है। तो ओके आपको ऐसे लग रहा होगा तो थोड़ा नेक मूवमेंट्स करते जाइए, तो वो जो एक मास कलेक्ट हो जाता है ना वो नहीं होगा आगे के लिए फिर। ठीक है। ओके, उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस है? नेक नेक ओके एक्सरसाइज मतलब लेफ्ट राइट अप एंड डाउन रोटेट करना। तो वो आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, रामदेव बाबा के आप देखिए तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। ओके तो ओके। इसमें तो सबसे पहले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताने के पहले मैं आपको सबसे पहले खाना पीना समझा देती हूँ। मैं आपकी मैम को तो ट्रीटमेंट बता दूंगी, आप लीव कर जाना। बस मैं आपको खाने के लिए समझा रही हूँ कि यहाँ पे आपको जो भाकरी और टी ले रहे हो ना, और थेपला और मिल्क या फिर थेपला और टी, ये सबसे पहले बंद करना है, क्योंकि ये विरुद्ध आहार में जाता है। मतलब हम दूध ओके। के साथ नमक वाली चीजें नहीं अलाउड करते हैं। ठीक है, ये बंद हाँ। करना। दिन में जो आप कर्ड ले रहे हो ना लंच के साथ, वो अवॉइड करना। ठीक है। ओके स्वीट जो खा रहे हो उसको टोटली बंद कर दो। और ओके तिल वगैरह जो खा रहे हो ना, तिल है, मूंगफली दाना है, उड़द बहुत मात्रा में अगर खा रहे होगे, लड्डू में भी उड़द डालते हैं बहुत बार बहुत सारे लोग, तो वो अगर खा रहे होंगे तो उसे कम्प्लीटली बंद करना। शेव ममरा ओके को बंद करना है आपको। यहाँ पे आप ना इवनिंग में शेव ममरा की जगह पे आप फ्रूट लो। फ्रूट ले रहे हो ना ओके तो सीजनल फ्रूट्स आप ले सकते हो, पर आपको सर्दी हो रही है तो बनाना अवॉइड करना है आपको। थोड़ा सा बनाना अवॉइड करना है। और जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, बहुत बार सिट्रस फ्रूट भी नहीं सूट करते हैं पेशेंट्स को, तो वो सिट्रस फ्रूट्स भी अवॉइड कर देना। डिनर में जो आप बटर मिल्क ले रहे हो ना रात में, तो उसे अवॉइड करना। नॉर्मल चपाती सब्जी या भाकरी सब्जी ये आप ले सकते हो। ओके और ऑयलिंग का जो आपका आपको जो डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया ना, वो मैं ऐसे बोलूंगी कि एकदम आपको पूरी तरीके से ऑयलिंग नहीं बंद करना है। आपको भले ही रात में नहीं लगाना है, पर नहाने के 1 घंटा पहले आप ऑयल लगाओ। और ऑयल को ऐसे सिलेक्ट करो जैसे नीम तेल वगैरह है ना, तो उसमें आपका डैंड्रफ भी नहीं रहेगा और पिंपल भी चेहरे पे नहीं आएंगे। ओके तो ऑयलिंग करना तो बहुत जरूरी होता है हेयर के लिए, क्योंकि अपन जो स्किन है वो ड्राई हुई है ना, इसीलिए वो रूसी हो रही है। तो वहां पे ऑयलिंग बहुत जरूरी होता है। और नीम तेल ऐसा है कि आपको वो एंटी फंगल काम करेगा, एंटीवायरल भी काम करेगा, एंटीबैक्टीरियल भी काम करेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये पिंपल्स उससे आएंगे, वो बल्कि हेल्प करेगा ओके। पिंपल्स को हाँ। रोकने में भी। ठीक है। ये डाइट चेंज कर दो और आप आपका प्राणायाम योगा, थोड़ा सा खुश रहना, मतलब खुद को मोटिवेट करना। हर चीज आप जो भी कर रहे हो उसमें स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको अच्छा काम करना है तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो लेना ही पड़ता है, उसमें स्ट्रेस नहीं लेना कभी। और थोड़ा आ भी रहा है तो मैं बोलूंगी वो 15 to 20 मिनट्स या दिन भर के लिए हो, नेक्स्ट डे फिर से नॉर्मल हो जाना। तो नेचुरल ओके चीज है, स्ट्रेस थोड़ी देर के लिए आता ही है, पर वो नेचुरल चीज है, उसको नेचुरल वे से ही भगाओ, उसको माइंड पे मत रखो। ठीक है। बाकी ट्रीटमेंट आपकी मैम को बताएंगे, आप लीव कर जाओ। मैम सर इनको लीव करा देना अभी।
ये किसका पेशेंट है? मेरा है। हाँ लीव करा मैम दीजिए, लीव आप करा लीव दीजिए। कर हाँ इधर गया ट्रीटमेंट सर? बताइए, शशि मैम भी बताएंगी जी, बताइए। पेशेंट गया क्या? हाँ मैम यहाँ पे ना आप इन्हें आरोग्यवर्धिनी स्टार्ट करा दीजिए। और पानी का इंटेक तो ठीक से बोल रही थी, एक बार फिर से पूछना कि पानी का इंटेक ज्यादा है क्या उनका। ये डाइट के बारे में तो समझा दिया। आरोग्यवर्धिनी ऐड कर सकते हो मैम आप, यहाँ पे केशर गुग्गुल ऐड कर सकते हो। इससे ही मेन डैंड्रफ में फायदा हो जाएगा। और लोकल एप्लीकेशन के लिए ना टंकन भस्म और थोड़ा सा नारियल तेल और आप उसमें दही ऐसे ऐड करके वो स्कैल्प पे लगाने के लिए बोलना। 20 मिनट्स रख के वॉश आउट करेगी। कोई भी हर्बल शैम्पू से वॉश आउट करने के लिए बोलना। अगर वो रीठा और शिकेकाई घर पे बना सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी मेडिसिन में तो दो भी मेडिसिन चला देंगे ना आप, केशर गुग्गुल और आरोग्यवर्धिनी, तो भी इसमें फायदा हो जाएगा। अगर हेयर फॉल हो रहा है तो फिर आंवला प्रिपरेशंस आप ऐड कर सकते हो। मास्क वगैरह भी आप जैसे हेयर मास्क के लिए भी आप जैसे आंवला है, करंज है, नीम है, तो ऐसे पाउडर्स कलेक्ट करके मेथी चूर्ण है, इसको आप हेयर पैक के टाइप में भी बता सकते हो। जैसे मतलब कि अभी मैंने जो टंकन भस्म का पैक बताया वो, ये फिर अल्टरनेट आप ये भी कर सकते हो, तो बहुत अच्छे से हेल्प हो जाएगी। तो इतना बस उसका मुझे लगता है जो विरुद्ध आहार जा रहा है ना, तो इसी से गड़बड़ी है सब। तो यहाँ पे अगर सुधार देंगे तो अच्छे से हम डैंड्रफ को उनके भगा पाएंगे। जी सर। मैम एलर्जिक राइनाइटिस भी होता है इसको, वो भी इससे क्लियर हो जाएगा ना? अभी वो हाँ उसके लिए हैरान है। हाँ, बस थोड़ा राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस है तो ये देखना कि अभी ठंडी के दिनों में पैक अगर लगा रहे हैं ना, तो इतनी देर के लिए नहीं बोलना, फिर 5 to 10 मिनट्स के लिए बस लगाए और वॉश आउट करे, ऐसे करना। और एलर्जी के राइनाइटिस के लिए आप तुलसी घनवटी है या फिर लक्ष्मी विलास है, ये भी ऐड कर सकते हो साथ में। ओके। मुझे तो लग रहा है ये खाना पीना सही करेंगे ना तो इतना राइनाइटिस के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। पर हम व्याधि प्रत्यानिक के हिसाब से लक्ष्मी विलास ऐड कर देंगे तो भी चलेगा। ओके, थैंक यू। शशि मैम आपने कुछ कुछ लिखा है, कृपया बता दीजिए। सर एक तो मैंने नेक के केस में जो मतलब सिंपल होता है नेक के एक्सरसाइजेस, वो लिखा है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग होती है, साइड वाइज होती है, टोटल लेटरल बेंडिंग होती है और रोटेशन होता है। एक तो नेक का ये है, साथ में अंशमर्म करें और जो पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक होता है मतलब मुंह फुलाना और पिचकाना उसको करना और साथ में टंग को बाहर निकालना। तो इससे क्या होता है, नेक रीजन के लिए भी और माउथ के लिए भी बहुत अच्छा सा एक्सरसाइज है। और वो बता नहीं रही लेकिन प्रतिश्याय की हिस्ट्री के पीछे जो हिस्ट्री आती है, मतलब उसका जो रूट कॉज में आता है, प्रतिश्याय में पुरुषावरोध की हिस्ट्री पुरानी होती है कहीं न कहीं पर। तो ग्रहणी दृष्टि को उनके ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस भी उन्हीं लोग को होती है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी कम मीन्स की ग्रहणी कहीं ना कहीं दुष्ट है। और जो उनकी आंखें थी, मैंने उससे पूछा नहीं, थोड़ा सा बहुत उत्साह नहीं था। जैसे 24 साल का बच्चा है और अभी ट्रेनिंग पीरियड में है, तो एक उत्साह होना चाहिए, वो उत्साह की मुझे कमी दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेस वगैरह है, मतलब जिसकी या चीजों को लेकर, किसी बात को लेकर के हैं परेशान, चाहे करियर चाहे जिस चीज को, तो थोड़ा सा उसको भी रूल आउट करना पड़ेगा। और कंचन मैम ने सब कुछ बता ही दिया है, बहुत बढ़िया बताया। जो भी उनका परहेज वगैरह है वो चीजें करें तो उससे भी आराम आ जाएगा, मतलब ये है मैं सर। मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ। डॉक्टर मंदाकिनी मैम आपने हैंड रेज किया है, और आप लोग बात करते रहिए, मैं 2 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। जी सर। मंदाकिनी मैम। जी सर, जी सर। हाँ मैम, आपकी जो पेशेंट है ना, आप इसको बता रहे हो ना कि वो एलर्जी वाली प्रॉब्लम है मैम। मेरी तरफ से अगर आप देख लीजिएगा तो मैं तो बताऊंगी इसको हरिद्रा खंड जरूर करिएगा, और अगर हो सके तो व्याघ्रादी कषाय वगैरह। क्योंकि मैम जो एलर्जी है वो सीजनल एलर्जी है या ये तो मैं नहीं सुन पाई थी, है ना। लेकिन एलर्जी राइनाइटिस जो होता है ना मैम, तो ये कहीं ना कहीं कफ मार्ग अवरुद्ध करता है ना। तो इसका इस तरह से फिर हम देखें संप्राप्ति, तो वो जाकर के शिरो नासा ही शीर्षो द्वारम, तो मैम वो वहां पर जाकर के इसके हेयर्स के रूट को भी अवरुद्ध कर रहा होगा। तो यहाँ पे मैम नस्य बहुत अच्छा काम करेगा। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, आप नस्य करिए, करवाइए इसको, ये बहुत अच्छा है। और मैम जैसे कि मैं अपने पेशेंट्स को देती हूँ, है ना, वहाँ उसमें क्या कहते हैं डैंड्रफ में धतूर पत्र आदि तैलम,
और अगर मेरे को धरतूर पत्रादि तैलम नहीं मिलता है, मेरा ड्रग ऑफ चॉइस यही रहता है, तो मेरे पास मरीचादि तैलम तो रहता ही रहता है। तो मैम मैं इसमें अपने मरीजों को तो मरीचादि तैलम या फिर धरतूर पत्रादि तेल का मसाज जरूर बोलती हूँ। और सर मैम फिर इसके बाद जो मैं ना ये करती हूँ, क्या कहते हैं, एक डसमूल वाला क्वाथ लेकर के ना मैं उसमें टॉवल भिगो देती हूँ और फिर उनको 10 मिनट सिर पर रखने को बोलती हूँ, जिससे कि ये तो मसाज हो गया। और फिर उसके बाद पोर्स खुलने के लिए, और उसके बाद फिर मैं उसको मतलब कोई से भी अच्छे, मेरा तो हिमालय का एंटी हेयर फॉल करके डैंड्रफ का आता है, वो मैं बोल देती हूँ, तो वो भी अच्छा काम करता है। और वैसे JRK का आता है ना एंटी डैंड्रफ शैम्पू, वो अभी तो मैं अपने मरीजों को ये वाला दे रही हूँ, क्या नाम है इसका, ये डेनिल डेनिल दे रही हूँ मैं। एक डेनिल भी यूज करती हूँ, कभी कभी मैं इसका लिमोन भी यूज करती हूँ, कैराली का। तो ये वाला आप देख लीजिएगा, अगर आपको मतलब आपके मरीज को सूट कर जाए। और उसके साथ में मैम आप मधु स्नोही रसायन जरूर चलाइएगा, जब इसको मतलब ऑल ओवर आराम मिल जाए। बाकी मैम ने तो बता ही दिया, लक्ष्मी विलास रस वगैरह, यही मैम मेरा कहना था। थैंक यू मैम। मैम आवाज आई मेरी? हाँ जी मैम, आपकी आवाज आ रही हाँ है, आवाज आई आई। हाँ बस मैम, थैंक यू। हमसे क्या स्काल्प में मसाज के लिए बोला है धरतूर पत्रादि तैलम? हाँ, धरतूर पत्रादि ऑयलम से ना हाँ। मैम एक्सटर्नली मसाज 10 मिनट के लिए दीजिएगा, दिन में सुबह शाम। अगर वो सुबह शाम को भी नहीं ले पाती है ना, तो सुबह दे दीजिए। ऐसे करके अल्टरनेटिव डेज पे वो मसाज करेगी। और फिर वो जो आप मतलब जैसे भी अगर आपका हर द्रव्य चाहो, मेरे यहाँ तो कुछ मिलता नहीं है ना, तो मैं कभी कभी नीम की पत्तियां ही डाल के बोल देती हूँ कि तुम नीम की पत्ती ले लो, वो डाल दो, वो डालकर कर लो। एक और चीज मैं होम रेमेडी बताती हूँ अपने OPD में बैठे बैठे पेशेंट्स को, कि अगर ज्यादा है तुमको तो अपने तुम ये आपका नारियल तेल है ना, अभी ठंड के सीजन में दही तो नहीं बता पाती, वरना तो मैं दही आंवला बताती हूँ। और अगर ज्यादा ही सीजन है तो अभी क्या करो, थोड़ा सा नारियल तेल गर्म कर लो और उसको जो है छोटे बालों में जो लड़के आते हैं, और उसमें नींबू डाल दो और उसको फिर अप्लाई कर लो, आधे घंटे बाद उसको धो दो। लेकिन जिनके ज्यादा होते हैं तो उनको में तो फिर ये धरतूर पत्रादि तैलम वगैरह और ये किरात तिक्त वाला जो हुआ, मेरा जो बेस्ट फेवरेट है ये तिक्त वाला पटोल कटु रोहिणी आदि, वो भी चलाती हूँ मैं उसमें मैम। लेकिन मधु स्नूही रसायन तो मेरा रहता ही रहता है, तो आप मैम उसको एज ए रसायन चला ही लीजिएगा। लेकिन मैम नाशा ही सिरसोद्वारम और कफ्का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, तो मैम एक बार उसको जरूर, हमारे जो यहाँ पे सीनियर्स बैठे हैं, आप लोग भी मतलब अगर मैं सही बोल रही हूँ तो प्लीज मुझे बताइए, ताकि मैं भी कल को करेक्शन हो जाऊँ। तो इस तरह से कुछ कर सकते हैं। मैम हाँ मैं नशे के लिए क्या दूं? मैम नस्य के लिए तो उसका क्षीर वाला तेल भी अच्छा रहेगा आपका, क्योंकि आपको शोधन करना है ना वहां पे, तो आपका षडबिंदु तेल भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां से ओके। अवरुद्ध मार्ग को निकालना है। तो जैसे ही वो निकलेगा उसके बाद आप लेपा वगैरह देने लगेंगी तो वो आने लगेगा। बाकी कंचन मैम बताइए मैम आप, और जो बड़े बड़े जो हमारे एक्सपीरियंस्ड हैं, प्लीज बताइए, मुझे भी गाइड कीजिए साथ में। नहीं, ये तो आपने बहुत ही अच्छा बताया, मेरा पॉइंट छूट गया था एक्चुअली, कि नस्य बहुत अच्छा काम करेगा यहाँ पे, और षडबिंदु तेल का स्पेसिफिक अच्छा काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें उसका विरेचन ही कराना है, शोधन कराना है मतलब। तो कफ का मार्ग जो ये तो एकदम परफेक्ट ही बताया कि कफ से वो अवरुद्ध हो चुके हैं, वो जो मतलब कि हमारे हेयर रूट्स है वो अवरुद्ध हो चुके हैं, तो उसी वजह से वो वहां पे कफ पूरा अवरोध करने की वजह से सर्कुलेशन नहीं होता है। और यहाँ पे हम अगर नशे करते हैं तो वायु के लिए भी हमें फायदा रहेगा और कफ के लिए भी। तो ये षडबिंदु का करेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। मैम एक चीज और, कि ये जो आप बता रहे हो ना कि इसको एलर्जिक वाली है जो मैम, इसके लिए मैम आप इसको जरूर बताओ कि ये भस्त्रिका करे, क्योंकि इसका कफ मार्ग बहुत अवरुद्ध है ना। तो मैम भस्त्रिका मैं आपको सुना दे रही हूँ, जितने गहरी आप श्वास भरोगे उतनी ही देर में श्वास छोड़ोगे, है ना। जैसे कि एक धौंकनी धोकता है, देखिए मैं सुना रही हूँ। तो जो पूरा प्रेशर होगा ना मैम, वो केवल सिर पे, यहाँ पे चेहरे पर होगा, इसमें पेट का ज्यादा कोई रोल नहीं है। जो प्रेशर होगा वो यहाँ पे सीने पे होगा। और ये जो जब हम सांस भरेंगे तो यहाँ पे पूरा प्रेशर आंखों के पास जो कनपट्टी है ना, जो बोन है, वहां पर आएगा। तो भस्त्रिका करने से मैम ये साथ में, जैसे कि क्योंकि योग एक जीवन जीने की कला है ना, तो बाद में ये रिप्ले ना हो तो ये और भी अच्छे से काम करेगा मैम। और ग्रैडी दृष्टि पे फिर आप देख सकते हो, फिर जो भी आप चाहो कराना उस हिसाब से योग के लिए। अगर कॉन्स्टिपेटेड है तो फिर मैम कपालभाति भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो मैम ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी देखिए मेरे को जुकाम हो रहा था, आप लोगों ने देखा भी, मैं बार बार कर रही हूँ। अभी डेली मैं भस्त्रिका कर रही थी और मेरा अभी भी काफी कम हो गया है, अब एक आधी बारी कुछ रह गया है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप चाहो तो मैम ऐड कर सकते हो।
धन्यवाद। बोलिए परमिंदा मैम। हाँ जी मैम, नमस्ते सबको। नमस्ते। मैम मुझे ये कहना था कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट था ना स्रोतोवरोध वाला, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर इसको हम सीबोरिक डर्मेटाइटिस को एलोपैथी के हिसाब से भी पढ़े ना, तो इसमें ये बोला जाता है कि ये ना मोनोमॉर्फिक पैप्यूल्स होते हैं और ये बहुत डीप सीटेड होते हैं फॉलिकल्स के अंदर। और उसकी वजह से क्या है कि वहां पे इन्फ्लेमेटरी फोकस रहता है, न्यूट्रोफिल्स ये वो फलाना सब कुछ ना, म्यूकस वगैरह वो सारा जमा होता है और उसी में फिर यीस्ट की ग्रोथ होती है। और बेसिकली इसमें ना मेलेसीजिया का बोलते हैं कि उसकी ओवर ग्रोथ होती है। नॉर्मली तो वो मतलब क्यूटेनियस फ्लोरा में होता ही है, बट ये जो स्रोतोवरोध हो जाता है इसकी वजह से मतलब उसका रहता है सिस्टम। तो स्रोतोवरोध में मैंने एक्चुअली जितने पेशेंट्स ट्रीट कर रही थी, क्योंकि हमारे पास तो कैसे कैसे पेशेंट्स आते हैं ये वाले, तो इसमें मैंने जिंक का बड़ा अच्छा रोल देखा है। मुझे नहीं पता एक्चुअली, मुझे किसी ने रेकमेंड किया था कि आप यशद भस्म को ट्राई करो, तो मैंने ओरली भी दी थी। और जो लोकल एप्लीकेशन देते हैं जितने भी ये शैम्पूज आते हैं कीटोकोनाजोल में, तो उसमें प्लेन जिंक पैराथिनॉन भी आता है, तो उसका भी अच्छा रोल है। ये तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सही है, अगर आप मतलब साइंटिफिकली भी इसको देखोगे तो। और इसमें आप देख सकते हो कि स्रोतोवरोध को हटाने के लिए क्या हो, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में तो ऐसे कुछ आयुर्वेदिक आता ही नहीं है। मुझे सिर्फ ये यशद भस्म का मतलब मेरी प्रैक्टिस में अच्छा रोल रहा है इसमें। और इन लोगों की इम्यूनिटी तो लो होती है। इनके फेस पे भी जो पिंपल्स होते हैं ना, अगर आप देखोगे तो वो एक्ने नहीं होते हैं, क्योंकि जो एक्ने वल्गेरिस है तो वो कभी भी मोनोमॉर्फिक नहीं होते हैं, एक जैसे पैप्यूल्स नहीं होंगे। पर इन लोगों के जो होते हैं वो मोनोमॉर्फिक होते हैं, तो वो बेसिकली एक्ने के तौर पे डॉक्टर्स कई बार डायग्नोज कर लेते हैं, पर वो होते यही हैं, मतलब जो इनके डैंड्रफ की वजह से हो रहे होते हैं। मुझे बस यही बोलना था इसमें। जी मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। और किसी को बोलना है? अब मुझे तो एक क्वेश्चन और है कि मतलब जैसे हम लोग इसको ट्रीट करते हैं एलोपैथी में, तो बेसिकली तो एंटी फंगल्स ही देते हैं। और आजकल मतलब मैंने अपने सिनेरियो में ये देखा था कि फ्लुकोनाजोल भी काम नहीं कर रहा, तो हायर इट्राकोनाजोल पे जाना पड़ता है, तो वो भी लॉन्ग टर्म देना पड़ता है। तो मैं अभी बैठे बैठे ये सोच रही थी कि अगर आयुर्वेद में हम कोई ऐसे एंटी फंगल सोचे तो वो क्या हो सकता है, खाने में भी और लगाने में भी। यहाँ पे तो तुलसी का, नीम का, गिलोय का बहुत अच्छा रोल मिलेगा। हरिद्रा खंड भी हम यहाँ पे यूज करते हैं बहुत बार। हाँ जी। मैम गंधक रसायन यूज करिए ना। गंधक रसायन भी काम करेगा। गंधक रसायन करिए मैम। मेन एक्चुअली एंटी फंगल करके ऐसा कुछ अपन में लोगों में आयुर्वेद में नहीं है ना मैम। तो हमारे तो शोधन ज्यादा है ना, तो आरोग्य वर्धिनी है, महामंजिष्ठा आदि है, प्रसादन मैम, शोधन प्रसादन रक्त प्रसादन चिकित्सा ऐसे करके। तो कफ हरण और रक्त प्रसादन में तो आप महामंजिष्ठादि है, निम्बादि है ना, निम्ब का आप वो भी दे सकते हो। मेरा तो मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि मेरे तो गरीब तबके के लोग होते हैं, तो टैबलेट निम्बादि गुगलू या नीम को लाओ, उबाल करके सिर धो लो, या नीम का पेस्ट बना के बाल पे चिपका लो। तो हम ऐसे, क्योंकि ये देखिए डैंड्रफ क्या मैम, समथिंग कहीं कहीं डिवॉर्म भी तो करना होता है ना, वो कुछ ऐसे गंदगी सी तो होता है ना वो मैम। तो आप नीम को भी देख सकते हो, तो ये रक्त शोधक भी है, रक्त प्रसादन भी करेगा, मंजिष्ठा है, गंधक रसायन है, और भी बहुत सारी औषधियां हैं। ठीक है मैम। मैम जैसे ये गंधक है, इसके कोई बेस वाला शैम्पू वगैरह नहीं आता है? पता नहीं मैम, मैंने तो आज तक यूज नहीं किया है। और क्या है नया योग आयुर्वेद में तो पता नहीं, सर बता सकते हैं या आप हमारे एक सीनियर्स बताएंगे। ठीक है मैम, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से एक बारी कुछ ढूंढा था, तो उसमें मुझे सिर्फ सल्फर की ऑइंटमेंट मिली थी 7%। तो ऐसे मैं सोच रही थी बैठी बैठी। गुंजादी लेपम करिए ना, गुंजा आती है ना हमारे में। हाँ जी। हाँ हाँ, तो गुंजा का लेप करिए, गुंजादी लेपम है। ऐसे तो फिर मैम आप करना चाहो तो बहुत कुछ मिल जाएगा।
ठीक है मैम। और मैम ये लेप इसको कैसे मतलब कहाँ से मिलेगा, कैसे करना है? क्योंकि मैं गुंजा तो मैम पता नहीं आपका, आप हाँ इंडिया में तो हो आप, तो आप चले जाओ ना उनकी दुकान पे, रत्ती सुनार वाले जो होते हैं, ठीक है मैम। है ना, सुनार वाले क्या चले, या फिर मैम आप एक वो भी तो कर सकते हो घरेलू, वो जो फेन्यूग्रीक सीड होती है मेथी वाला, हाँ उसको जी, हाँ। लगा के इससे धुलवा दो, है ना, ये भी हो सकता है। ये त्रिफला का और टंकड़ भस्म, मेरा तो कभी कभी मैं घर में खुद से भी करती हूँ, वो खाने वाला सोडा होता है ना, हाँ उसी को जी। रात उसी लेके लपेट लेती हूँ कभी कभी सिर में। तो आप मैम मैम त्रिफला, ऑनियन में भी तो सल्फर होता है ना, तो हाँ उसका हाँ जूस भी यूज ओनियन है, कर हाँ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। और और इवन जो अगर कहीं शैम्पू किसी होते के हैं बाल, मैम तो कहीं किसी के बाल कलौंजी, चले गए हो तो लहसुन का पेस्ट लगाते हैं हम उस जगह पे। बिल्कुल। और जो ऑनियन सीड होता है कलौंजी, उसको भी आप ऑयल में या तो बना करके उसका ऑयल, या फिर उसका पेस्ट, फेनुग्रीक का पेस्ट, और ये और अ, लहसुन वाला बड़ा बड़ा गंदा सा होता है वो, बड़ा हाँ, बट जला भी ये देता है स्किन को। ऑनियन का थोड़ा सा लगाने के, हेड वॉश के पहले लगा ले तो अच्छा रहता है उसका। और वो आप मैम त्रिफला काढ़े में टंकड़ भस्म कर दो, ये भी एक अच्छा काम करेगा ना हाँ, ऐसे। टंकड़ भी हटाता है क्ले, तो उसका इफेक्ट तो मैंने हाँ, खुद भी तो देखा गुंजा है, मेथी टंकड़। नीम तो है ही है, और धतूरा तो सबसे बेस्ट है। बाकी आप देख देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना ठीक। मैम। हमारे में अपन लोगों में तो जैसे कि एंटी फंगल मतलब कुछ ऐसा नहीं चलता है मैम ना। हाँ। धुरधुर पत्रादि जो ऑयल होता है ना, वो कोटक्कल हम्म, वालों का, हाँ तो हाँ। उसमें ये आई थिंक इंग्रेडिएंट मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता, शायद धतूरा भी होता है क्या उसमें? वो धतूरा ही तो है मैम, उसी को तो बोलते हैं धुरधुर पत्रादि तेलम। हाँ हाँ, वो एक साउथ का मैम वो है। भी आता है ना, स्क्रोफुल लोशन भी करके कुछ आता है, वो भी, वो मुझे नाम तो ढंग से नहीं पता है, लेकिन वो भी लोग उसको लगाते हैं। एक ओके। एक हमने जब पंचकर्मा में पढ़ा था आमलकी का, कुछ तो शिरोधारा वगैरह, मुझे याद नहीं आ रहा, जिन्होंने पंचकर्मा सर का किया है, वो वाला भी बड़ा अच्छा है उसमें। मैम जैसे एक्चुअली जब इसका टेक्निकलिटी से पढ़ाते हैं ना मतलब ये हाँ, सिबोरिया। आप पंचकर्मा ज्वाइन करिए ना नवीन सर का, उसमें सर बड़े अच्छे से टेक्निकली बताते हैं कि कितने हाँ देर रखना है, कितने देर। आप प्लीज मैम जरूर ज्वाइन करिए, उसमें सर बहुत अच्छे तरीके से विधि, उसको बनाने की, उसको लगाने की, उसको करने की, कितना टाइम तक करना है, किस तरह से कितना मोटा अंगुल लेप देना है, सर वो पूरा डिस्क्राइब करते हैं। हाँ जी। तो मैम मेरे ये बोलिए। मतलब अगर आप एलोपैथी में पढ़ोगे, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑयल्स ऑयल्स लगा लो, या फिर मतलब मेडिकेटेड दही वगैरह ऐसा कुछ बना के लगा लो, तो ये लोग मतलब उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि वहां पे इन लोगों के अकॉर्डिंगली के कंजेशन है, सारा फॉलिकुलर जो शेडिंग होती है, और फिर उसमें यीस्ट की होती है। तो मतलब ये मुझे कंफ्यूजन है कि ये दोनों बिल्कुल देखिए मैम, देखिए क्या होता है, कैटेगरी ऑफ पेशेंट होते हैं, दो प्रकार के पेशेंट है, एक हाई रिच सोसाइटी वाले होते हैं, एक लोअर तबके के होते हैं। तो लोअर तबके वाले को आप ये सब तो नहीं कर सकते, उसको तो आपको होम रेमेडी बताना ही पड़ेगा ना। लेकिन जहाँ हाई सोसाइटी वाले आते हैं तो फिर उसके लिए आप ये सब बताओ ना इनको, ये जो हम लोगों ने बताया है हाँ जी। ये, हाँ ना, ये गुंजादी लो है, और गुंजा का लेप है, और फिर ये स्क्रूपुल लोशन है, धुरतुर पत्रादि तैलम है ना, ये सब तो फिर आप बताओ। और जो आपकी, देखो मैम, आप पेशेंट को पहले आप देखना सीखो, मतलब देखो ये कि ये क्या चाहता है आपसे। हाँ जो जी। पैसे वाला होगा ना, वो तो आके सीधे आपको बोल देगा वो आपको उसको देना ही है। सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हो, कैसी सोसाइटी है। हाँ जी तो मैम। ये मैं चॉइस ऑफ पेशेंट है मैम। हाँ जी, लास्ट टाइम एक लेक्चर था ना जिसपे आप लोगों ने सोराइसिस का डिस्कस करा था, तो हम्म। मतलब वो मैंने लाइव तो नहीं मतलब अटेंड करा था लेक्चर, तो मैं बाद में उसको एज सच देख रही थी। तो जब मैंने वो लेक्चर अटेंड करा तो मुझे एक्चुअली अपने दिमाग में, क्योंकि सोराइसिस को तो हम लोग ये बोलते हैं कि मतलब जो सेल काइनेटिक्स है उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जो हमारा सिबोरिया है, डेंड्रफ है, जो फेस पे भी ये जो मोनोमॉर्फिक पैप्यूल्स हो रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसको भी हमें उसी के साथ ही रिलेट करना चाहिए था। तो हाँ मैम, होता है ऐसा मैम ना, क्योंकि मैं भी मॉडर्न प्रैक्टिस करती हूँ ना, तो समटाइम क्या होता है कि मैं मॉडर्न के सिद्धांत को आयुर्वेदिक के सिद्धांत से कोरिलेट करती हूँ। देन कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास मेडिसिन नहीं होती और मुझे वहां की मेडिसिन ही लिखनी है, तो मैं अपने आयुर्वेद का सिद्धांत लगा करके मैं मॉडर्न की मेडिसिन वहां चेप देती हूँ। हाँ तो मैम जी। आप कर सकते हो, दोनों कर सकते हो मैम। क्योंकि क्योंकि अगर आप मतलब जैसे कि नॉर्थ इंडिया में आप एकदम ही आयुर्वेद उतर आओगे, तो वो तो उम्मीद उम्मीद लगा के आता है कि हमें तो एकदम ही रिजल्ट चाहिए ना, और वो फिर ऐसे नहीं करेगा। तो आपको युक्ति लगा करके वहां पे फिर उसको धीरे धीरे अपना आयुर्वेद पे ले आओ, हाँ जी, क्योंकि और वो मैम खुद से खुद ही आएगा। डॉक्टर्स आ रहे थे मेरे पास, तो कई कई
थे जो एडल्ट्स भी थे, तो उनमें एक्ने मतलब बड़े मतलब वो डायग्नोज्ड थे एज एक्ने वल्गेरिस। पर जब मैंने उनको बहुत ध्यान से देखा तो मुझे मतलब ये लगा कि इनको एक्ने नहीं है, इनको ये जो सिबोरिया की वजह से फेस पे हो रहा है। तो उनमें मैंने ये देखा कि हमारी जो नॉर्मल स्किन की शेडिंग होती है तो उनकी वो हैम्पर्ड है। तो उन सभी को कोई ना कोई गट इश्यू जरूर था साथ में। पर मुझे अब ये नहीं था कि मतलब मुझे आयुर्वेदिक के हिसाब से क्या देना है, तो फिर मैंने तो अपना जैसे भी दिमाग चला उसको चला दिया। नहीं मैं मैम मेरे साथ तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहता है, मेरी सब कुछ बन जाती है। बस मैं ना क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन में आके मात इसीलिए खाती हूँ क्योंकि मेरा एलोपैथिक प्रैक्टिस रहा, वो मैम मेरा गायनी रहा है हाँ ना। जी। गायनी मैंने मतलब लग के मैंने 12 साल गायनी किया, मैंने ट्यूबेक्टोमी प्रॉपर मेरा जो कैंप लगता था तो मैं ट्यूबेक्टोमी करती थी सीरियसली। और मैं जिन मैडम के पास सीखने जाती थी उन्होंने मुझे मुझे पूरा का पूरा हाथ दे दिया था कि तुम LSCS करो, मेरे गाइडेंस में करो। उन्होंने मुझे यूट्रस भी स्टिच करने के लिए दिया था। तो 12 साल आप अगर एक डिलीवरी और LSCS और ट्यूबेक्टोमी करने लग रहे हैं, है ना, तो उसके बाद आप जब निकल करके कुछ अलग ही माहौल में आ जाओ और फिर आपको एकदम से, पहले तो मैं आयुर्वेद पे थी, सपना ही था कि आयुर्वेद का पंचकर्म खोलेंगे और योगा कराएंगे, लेकिन अपनी हाँ फिर सपना वो टूट गया तो फिर हम एलोपैथ में आ आपका गए। स्टोरी हम कल सुनेंगे, अभी टाइम हो गया है, सब लोग को खाना खाना है, ठीक है हम कल अच्छे से सुनेंगे। ठीक है, तो अभी सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। नमस्ते सर।